तो बेटा मैं आपको क्या बता रहा था कि हम आपको आज सिखाएंगे एल्डिहाइड और कीटोन के बीच डिफरेंशिएट करना, कि उनको आप कैसे डिफरेंशिएट करें। तो जो टेस्ट आप करते हैं वो कौन सा टेस्ट करेंगे? जैसे आप लेबोरेटरी में जाएंगे ना बेटा, वो सबसे पहले तो जितने टेस्ट होंगे हम कोशिश करेंगे कि पहले वो मैं आपको करके दिखा दूं, सारे एक एक टेस्ट कौन सा कैसा क्या कुछ। उसके बाद आप करना बिल्कुल सारे टेस्ट। तो आप करेंगे क्या उसमें? सबसे पहले जो मेन टेस्ट होता है हम ले लेते हैं 2,4-DNP। 2,4-DNP क्या होता है? 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजीन, ये आप ले लेते हैं। आपने देखा होगा जब आप पढ़ते थे कि 2,4-DNP होता क्या है, कि मान लीजिए बेटा आपके पास कोई ना कोई कार्बोनिल ग्रुप है आपके पास, और कार्बोनिल ग्रुप की अगर आप 2,4-DNP के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो किस टाइप से उसकी रिएक्शन चलती है? रिएक्शन बेटा कुछ ऐसे चलती है, देखो। मान लीजिए आपके पास ये C डबल बॉन्ड आ गया यहाँ पे ग्रुप, और आपने ये नाम तो बेटा सुना ही होगा ना, हाइड्रोजीन। कैसा होता है हाइड्रोजीन बताना? NH2। और बताओ, सिंगल बॉन्ड NH2, यही होता है ना हाइड्रोजीन, ये हाइड्रोजीन होता है। और फिर इनके बीच मान लीजिए हम रिएक्शन करवाएं तो, और स्लाइट हमें एसिडिक मीडियम लेना ही पड़ता है। आप क्वेश्चन पूछेंगे ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि कार्बोनिल जो ग्रुप है, इस कार्बन के ऊपर स्लाइट पॉजिटिव चार्ज है, और यहाँ पे कैसा चार्ज है? स्लाइट नेगेटिव। अगर हम एसिडिक मीडियम कर दें तो ऑक्सीजन के पास जो यहाँ पे लोन पेयर थे, ऑक्सीजन अपने लोन पेयर किसको दे देता है? यहाँ पे H पॉजिटिव को। स्लाइट एसिडिक मीडियम होना चाहिए, हाईली एसिडिक नहीं, स्लाइट एसिडिक। H पॉजिटिव सिर्फ इतने हो कि ऑक्सीजन ही अपने लोन पेयर इसको देके, और इस ऑक्सीजन के ऊपर फिर आ जाएगा कैसा चार्ज? पॉजिटिव। और एकदम से कार्बोनिल ग्रुप के पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ले लेगा। इस कार्बन के ऊपर स्लाइट पॉजिटिव नहीं, इसके ऊपर कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। कैसा आ जाएगा? कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज। अब कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, अभी तो चलेगी रिएक्शन जल्दी से, तभी तो ये नाइट्रोजन अपने लोन पेयर देखो यहाँ पे इसके ऊपर दे के इसके ऊपर अटैक कर पाएगा। अगर कम पॉजिटिव चार्ज है तो कम अटैक होगा। आप कहेंगे ऐसा क्यों? हम कहेंगे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में आप जानते ही हैं। क्या फॉर्मूला था? बोलो क्या था? लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या कहता है कि F इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। कहने का मतलब क्या है? जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी दो स्पीसी के बीच, पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच, जितना ज्यादा मैग्नीट्यूड होगा, मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज है इधर और ये नेगेटिव चार्ज है, कितना पॉजिटिव और कितना नेगेटिव? स्लाइट पॉजिटिव स्लाइट नेगेटिव चार्ज है, मैग्नीट्यूड कम है, तो एफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगी उन स्पीसी के बीच में। अगर ये मैग्नीट्यूड बढ़ा दे, +1 होता, ये -1 होता, +2 होता, -2 होता, मोर द मैग्नीट्यूड ऑफ दैट Q1 एंड Q2 मोर विल बी द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दीज टू। तो यहाँ पे पहले क्योंकि स्लाइट पॉजिटिव और स्लाइट नेगेटिव चार्ज था कार्बोनिल ग्रुप के ऊपर, अगर ये स्लाइट एसिडिक मीडियम ना होता तो, अगर स्लाइट में एसिडिक मीडियम हो जाता है तो इसके ऊपर कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा कार्बोनिल ग्रुप वाले कार्बन पे। और जो ये न्यूक्लियोफाइल है इधर NH2 जिसे आप हाइड्रोजीन कह रहे थे, ये इजिली अब अटैक कर देगा। अटैक करेगा तो रिएक्शन की रफ्तार बढ़ जाएगी, रिएक्शन जल्दी हो जाएगी। इसीलिए लेबोरेटरी के अंदर जब भी हम टेस्ट करते हैं इस चीज का हमें ध्यान रखना पड़ता है कि हम स्लाइट एसिडिक मीडियम जरूर करें, हाईली नहीं। आप कहेंगे सर हाईली से क्या हो जाएगा? हाईली से ऐसा हो जाएगा कि मान लीजिए ज्यादा H पॉजिटिव आयन होते तो जो नाइट्रोजन के पास ये लोन पेयर थे, ये लोन पेयर बोलो उसको उस कार्बोनिल ग्रुप वाले कार्बन को ना देके, क्योंकि फ्री है यहाँ पे H पॉजिटिव, इसी को दे देते। अब जो फ्री न्यूक्लियोफाइल फ्री नहीं रहता, नाउ देर इज नो रिएक्शन, क्योंकि रिएक्शन को चलाने के लिए आपके पास न्यूक्लियोफाइल की जरूरत है। और न्यूक्लियोफाइल कौन था यहाँ पे? NH2 सिंगल बॉन्ड, NH2 मींस हाइड्रोजीन। क्लियर हो गया? अगर हम इसी हाइड्रोजीन का एक H हटा दें और यहाँ पे मान लीजिए मैं लगा देता बेंजीन रिंग, तो आप इसे कहते फिनाइल हाइड्रोजीन। बोलो क्या कहते? और फिनाइल हाइड्रोजीन में इसको नंबर 1 पोजीशन कह दे, नंबर 2 है, नंबर 2 के ऊपर आप क्या लगा दे? बोलो NO2, नाइट्रो ग्रुप लगा दे नंबर 2 पे, तो 2 नाइट्रो फिनाइल हाइड्रोजीन हो गया। अगर हम यहाँ पे 4 के ऊपर भी लगा दूं, मान लो मैं थोड़ा ऐसे करके दिखा देता हूँ, यहाँ पे भी मैंने 4 के ऊपर NO2 लगा दिया, तो क्या कहेंगे? 2,4 डाई नाइट्रो फिनाइल हाइड्रोजीन बन गया, मतलब 2,4-DNP आपका बन गया। तो 2,4-DNP के साथ ये रिएक्शन होती है। ओवरऑल देखें तो सिर्फ वाटर लॉस होना होता है, यहाँ से H2 और यहाँ से O। मैकेनिज्म एक अलग चीज है जो मैं आपको बताने का भी प्रयास कर रहा था, जिसमें क्या होता, पहले स्लाइट एसिडिक मीडियम, ऑक्सीजन अपने लोन पेयर H पॉजिटिव को देता, पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन दोनों ऑक्सीजन की तरफ आते, कार्बन पे स्लाइट पॉजिटिव चार्ज की जगह कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज आता, फिर जो हाइड्रोजीन के अंदर नाइट्रोजन के लोन पेयर हैं ये यहाँ पे अटैक करते, और फिर क्या होता, नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता और नाइट्रोजन के ऊपर जो दो दो H लगे हुए हैं उनमें से एक H, देखो ऐसे जो मैंने दिखाया, उसके दोनों इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन अपने पास ले लेता, उसके ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज नहीं आता। और क्या लॉस हो गया यहाँ से? H पॉजिटिव। क्यों कह रहे हैं हम इसको कैटलिस्ट? क्योंकि एक H पॉजिटिव जो हम यहाँ पे यूज करते हुए दिखा रहे थे पहली स्टेप में, जब ऑक्सीजन ने यहाँ पे H को इलेक्ट्रॉन दिए, एक H पॉजिटिव कंज्यूम हो गया ना,
दूसरा H पॉजिटिव वहां से N के ऊपर से निकल गया, मींस द अमाउंट ऑफ H पॉजिटिव रिमेन सेम एंड द रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस। तो एनी सब्सटेंस व्हिच इंक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन विदाउट डिक्रीजिंग देयर ओन अमाउंट कॉल्ड एज द कैटलिस्ट। अब उसे कैटलिस्ट कहते हैं, अब उसे पॉजिटिव कैटलिस्ट कहते हैं, क्योंकि कैटलिस्ट तो नेगेटिव भी हो सकता है। अक्सर जब भी हम बात करते हैं हम हमेशा ही पॉजिटिव कैटलिस्ट की बात करते हैं, तो रिएक्शन की रफ्तार यहाँ पे बढ़ जाती है। कहने का अभिप्राय क्या हुआ कि जब भी हम ये टेस्ट करेंगे तो उस टेस्ट के दौरान बोलो क्या करेंगे हम, जो भी कंपाउंड आपने लिया यहाँ पे, जो भी कंपाउंड आप लेंगे उस कंपाउंड के अंदर बोलो आपने क्या डाला बताओ। आपके दो टेस्ट हैं, सोडियम बाइसल्फाइड और 2,4-DNP। मैं पहले आपको 2,4-DNP के बारे में बता रहा हूं क्योंकि आप करेंगे भी वही टेस्ट लेबोरेटरी के अंदर सबसे पहले जाके, फिर मैं आपको ये NaHSO3 के बारे में बताऊंगा। सबसे पहले कौन सा बता रहे हैं हम आपको, 2,4-DNP के बारे में। तो जो नीचे हमने लिख रखा है 2,4-DNP, आपको करना कैसे वो हम आपको बता दें। आप कभी भी जितने भी टेस्ट आप करें, ये जितने भी टेस्ट ऑर्गेनिक एनालिसिस के, भूल के भी बर्नर के ऊपर डायरेक्ट हीट नहीं करेंगे। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट हमेशा इनफ्लामेबल होते हैं, तो आप क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक वाटर बाथ होगा हमारे पास, इलेक्ट्रिक वाटर बाथ को हम यूज करेंगे। देखो यहाँ पे साइड में हम रखवा देंगे, पानी डालेंगे, इलेक्ट्रिक सप्लाई कर देंगे, पानी उबल जाएगा आपका। उबलते हुए पानी के अंदर आप टेस्ट ट्यूब लेंगे, टेस्ट ट्यूब ली और उबलते हुए पानी के अंदर आप डालेंगे टेस्ट ट्यूब को। लेकिन कैसे, टेस्ट ट्यूब ली आपने, टेस्ट ट्यूब के अंदर आपका कंपाउंड लिया, कंपाउंड के अंदर आपने थोड़ा सा स्लाइट अमाउंट ऑफ एल्कोहल डाला, उसमें थोड़ा सा 2,4-DNP डाला। और कंपाउंड के अंदर थोड़ा एल्कोहल क्यों डाला कि अगर कंपाउंड वाटर सोल्यूबल नहीं है तो हम उसको किसी ना किसी चीज में तो डिजोल्व करते ही हैं। तो मान लीजिए थोड़ा एल्कोहल ले लिया, उसमें डिजोल्व कर दिया, फिर क्या डाला 2,4-DNP। 2,4-DNP रिएजेंट, रिएजेंट लिक्विड फॉर्म में बनाया हुआ सॉल्यूशन होगा, उसको आप डालते हैं थोड़ा सा, और डालने के बाद वाटर बाथ के ऊपर जैसे हीट करेंगे, हीट करते करते फिर वहां पे येलो ऑरेंज कलर के पीपीटी टेस्ट ट्यूब के अंदर आपको बनते हुए दिखाई देंगे। अगर वो पीपीटी बनेंगे या तो नहीं बनेंगे, अगर बन जाएंगे तो आपके कौन प्रेजेंट है, बोलो आपके कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है, मींस एल्डिहाइड कीटोन आर प्रेजेंट। ये नहीं पता कि दोनों में से कौन है, क्या पता दोनों हो, क्या पता कोई एक हो दोनों में से। तो मीन्स 2,4-DNP टेस्ट किस लिए काम आया बोलो हमारे, ये पता लगाने के लिए कि एल्डिहाइड और कीटोन प्रेजेंट है भी के नहीं है, और वाटर बाथ के ऊपर हमें उसको हीट करना है। आप फ्लेम के ऊपर भूल के भी हीट नहीं करेंगे, क्योंकि आपने टेस्ट ट्यूब को लेके फ्लेम के ऊपर हीट कर दिया तो जो फ्यूम्स बाहर निकलेंगे, और वहीं पे आपका बर्नर जला हुआ है, टेस्ट ट्यूब के अंदर से फ्यूम्स निकल के वो बर्नर के कांटेक्ट में आएंगे, वहां पे फायर आग लगने का डर रहता है। तो इसलिए आप ये प्रिकॉशन जरूर रखेंगे। आपको गलती से भी मान लीजिए वाटर बाथ अभी तैयार नहीं हुआ है तो आप नहीं करेंगे टेस्ट, आप आराम से बैठ जाएंगे, इतने अपना दूसरा काम रिटर्न वर्क कर लेंगे, कुछ और कर लेंगे। लेकिन ये नहीं कि जल्दबाजी के लिए, प्रैक्टिकल करने के लिए चलो बर्नर के ऊपर जाके वहां पे हीट करना स्टार्ट कर देते हैं। आपको मना कर दिया तो आपको कर दिया, आप नहीं करेंगे नहीं करेंगे। छोटी सी गलती से कोई भी फिर एक्सीडेंट हो सकता है, ठीक है ना। पहले आपकी सेफ्टी, उसके बाद प्रैक्टिकल। क्लियर हो गया बेटा। तो आपको क्या करना है, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि आपका कंपाउंड लिया, कंपाउंड लेने के बाद क्या करेंगे, वाटर बाथ को यूज करना है, फिर उस कंपाउंड को डिसॉल्व करेंगे सुटेबल सॉल्वेंट के अंदर। यूनिवर्सल सॉल्वेंट वाटर ही होता है, वाटर में सोल्यूबल तो बहुत अच्छी बात, अदरवाइज कोई अल्टरनेट सॉल्वेंट हम चूज कर लेते हैं। उसके बाद हमने 2,4-DNP रिएजेंट हम डालते हैं। कई बार आप सॉलिड कंपाउंड लेके भी 2,4-DNP रिएजेंट कर डाल देंगे डायरेक्ट, और वाटर बाथ पे हीट करेंगे तो भी आपके पीपीटी बन जाएंगे, तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी। रिएक्शन कैसे चलेगी मैंने अभी आपको समझा दिया, अभी बताया था ना आपको कैसे चलेगी रिएक्शन, कैसे चलनी होती है, क्यों स्लाइट एसिडिक मीडियम भी हम कर दें तो रिएक्शन आपकी फास्ट हो जाती है। तो जैसे कि अभी जो मैंने आपको बातें बताई, मैंने क्या क्या बताया कि कौन कौन सा टेस्ट आपको करना होता है। एक दूसरा सोडियम बाइसल्फाइड टेस्ट भी है बेटा। सोडियम बाइसल्फाइड टेस्ट भी कैसे चलता है, इसमें व्हाइट पीपीटी बनने होते हैं। जैसे आप सोडियम बाइसल्फाइड डालेंगे तो क्रिस्टलाइन व्हाइट पीपीटी बन जाते हैं। अगर क्रिस्टलाइन व्हाइट पीपीटी बन जाते हैं तो इट मींस एल्डिहाइड और कीटोन में से कोई एक प्रेजेंट हो सकता है। सोडियम बाइसल्फाइड होता क्या है, NaHSO3। सोडियम बाइसल्फाइड कह दो, सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड कह दो, बात एक ही है, फार्मूला है NaHSO3। और जब ये आप टेस्ट करते हैं तो होगा कैसे, इसमें किस तरह की क्या कुछ रिएक्शन होनी होती है। देखो हम आपको बता दें कि एक बड़ी बेसिक चीज आपने पहले पढ़ी है एसिडिटी के बारे में। देखो उसी टाइप से स्लाइड पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे स्लाइड नेगेटिव चार्ज, आप साथ के साथ टेस्ट होते हुए भी देखते चले जाएं यहाँ पे, और रिएक्शन कैसे होती है वो हम आपको बता ही रहे हैं। देखो NaHSO3 हमने लिखा, देखो यहाँ पे NaHSO3 दो पार्ट बन गए, Na पॉजिटिव हो गया और HSO4 नेगेटिव हो गया ना ऐसे। अब इसके अंदर कौन कहां पे अटैक करना चाहिए बताओ शाबाश। आपको बड़े
अच्छे से यहाँ पे दिख पा रहा है कि पॉजिटिव के पास नेगेटिव जाना चाहिए, नेगेटिव के पास पॉजिटिव। तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, जो कार्बोनिल ग्रुप है इसमें जो नेगेटिव पार्ट है, नेगेटिव पार्ट का अटैक कहाँ पे हुआ, कार्बोनिल ग्रुप वाले कार्बन के ऊपर। कार्बन के तो 4 ही बॉन्ड होते हैं, 5 बना नहीं सकता। अब तो 5 बन गए क्योंकि 4 थे, इसलिए एक बॉन्ड टूटेगा, जरूर टूटेगा। वही जो वीक है, वीक पाई बॉन्ड होता है, ये ब्रेक होके ऑक्सीजन की तरफ चला गया। तो ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया, नेगेटिव के पास कौन आएगा, कोई ना कोई पॉजिटिव। पॉजिटिव बोलो कौन है यहाँ पे, Na पॉजिटिव। आप साथ के साथ टेस्ट भी देखते चले जाएं। तो होगा क्या, इसके बाद ये 2 बॉन्ड SH है और यहाँ पे बोलो आके कौन लग गया था, बोलो बेटा SO3H। अब आपने ये पढ़ा है कि कौन ज्यादा एसिडिक होता है। ये जो पोर्शन है ना बेटा ऊपर वाला दिख रहा है, ये बोलो कौन है, ये एल्कोहलिक ग्रुप है, सोल्ट ऑफ एल्कोहलिक। क्योंकि Na पॉजिटिव ना होता तो क्या होता, देखिए ना वहां पे व्हाइट पीपीटी बन चुके थे, अभी आपने देखा कैसे पीपीटी बन गए थे, बोलो यहाँ पे ये व्हाइट पीपीटी आपको दिख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, देखो बनते हुए इधर। उसके बाद देखो होगा क्या, आपने ये तो OH ग्रुप है, नीचे सल्फोनिक एसिड ग्रुप है, बोलो कौन ज्यादा एसिडिक, सल्फोनिक एसिड ग्रुप सबसे ज्यादा एसिडिक होता है। उससे कम कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, उससे कम फिनोलिक होता है, उसके बाद कहीं अल्कोहल का नंबर आता है। तो जब कभी भी अगर मान लीजिए आपके पास 2 ऑप्शन होती, अगर एसिड में हम बेस डाल देते तो बेस सबसे पहले किसके साथ रिएक्ट करता, मोर एसिडिक के साथ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब इंटरचेंज हो जाएगा इनका आपस में। इंटरचेंज किस चीज का हो जाएगा, बोलो यहाँ पे, इसी के अंदर है बेटा, कभी बना होगा। तो क्या होगा यहाँ पे, बताओ शाबाश, बताओ कौन कहां पे इंटरचेंज हो जाएगा, जल्दी बताओ। एक सिंपल सी चीज मैंने पूछी है, जो Na पॉजिटिव है और जो यहाँ पे SO3 नेगेटिव और H पॉजिटिव है, इन दोनों का आपस में बोलो क्या हो जाएगा यहाँ पे, इंटरचेंज। इन दोनों का यहाँ पे इंटरचेंज होगा, बोलो क्यों होगा। कौन सोल्ट की फॉर्म में रहना पसंद करेगा, जो स्ट्रॉन्ग एसिड है। स्ट्रॉन्ग कौन है, एल्कोहल पार्ट या सल्फोनिक एसिड पार्ट, सल्फोनिक एसिड पार्ट। फिर वो इंटरचेंज हो जाता है। यहाँ पे Na पॉजिटिव की जगह जो अगली स्टेप बनती है, यहाँ पे अपने आप ही बनना होता है, C के ऊपर O के पास बोलो, नेगेटिव के पास बोलो कौन आ जाएगा, बताओ यहाँ पे H। और यहाँ पे बोलो कौन आ जाएगा, SO3 नेगेटिव और Na पॉजिटिव। और जो ये बना, तो ये व्हाइट पीपीटी की फॉर्म में ये में दिखना स्टार्ट हो जाता है। बोलो कौन से पीपीटी दिखेंगे, व्हाइट पीपीटी। कैसे पीपीटी दिखेंगे, व्हाइट पीपीटी। फिर आगे बात समझ में। तो ये था इसकी रिएक्शन के बारे में, जो कभी आपने +2 में भी पढ़ा था, मैंने पहले बताया, सेम रिएक्शन और BSc में भी थी आपकी। तो ये था व्हाइट पीपीटी बनते जो है, तो वो कंपाउंड दिखने में कैसा दिखता है, तो ये कंपाउंड ऐसा दिखता है। यहाँ पे ये रिएक्शन हो गई। एग्जाम में एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है बेटा कैसे रिएक्शन हुई होगी, क्या क्या चेंज हुआ होगा उसके दौरान, किस क्यों पीपीटी बने होंगे, पहले अटैक किसके ऊपर हुआ, बाद में किस चीज के ऊपर अटैक हुआ। तो इस तरीके से आपसे लिखवाया जा सकता है। अब ये देखो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि जब हमने ये कंपाउंड लिया, 2,4-2,4-DNP डाला था, कौन सा डाला था ये, 2,4-DNP। 2,4-DNP डाला और उसके बाद हम वाटर बाथ के ऊपर इसी टाइप से आप हीट करेंगे। यहाँ पे पानी उबलेगा, उससे गर्मी मिलेगी, एनर्जी मिलेगी, रिएक्शन चलेगी। अगर कंपाउंड प्रेजेंट है तो पीपीटी जरूर बनेंगे, और कंपाउंड वो प्रेजेंट नहीं है, मतलब एल्डिहाइड और कीटोनिक ग्रुप नहीं है, तो पीपीटी नहीं बनेंगे। तो यानी इस टाइप से बेटा आपको हीट करना है, ठीक है। तो लास्ट में आपके पीपीटी बन जाएंगे इसमें, आगे का है नहीं इसमें, ठीक है ना, आप करोगे तो बन जाएंगे। ये दिखा रखा है आपको सिर्फ ये समझाने के लिए कि किस टाइप से आपको हीट करना है, कहां पे जाके करना है, क्या प्रिकॉशन आपको रखनी थी। समझ में आ गई ना बेटा, यहाँ तक की बात है। तो ये तो हो गया 2,4-DNP टेस्ट, और साथ के साथ आपको बता दिया सोडियम बाइसल्फाइड के बारे में कि कैसे व्हाइट पीपीटी बनेंगे, और 2,4-DNP टेस्ट करेंगे तो कैसे येलो ऑरेंज कलर के पीपीटी बनेंगे। कहां पे आपको हीट करना है, यूज करना आपको वाटर बाथ को ही, आपको फ्लेम के ऊपर हीट नहीं करना। वाटर बाथ दिखने में कैसा दिखता है आपको, यहाँ पे भी स्क्रीन के ऊपर दिखा दिया। उसके बाद नेक्स्ट हम करते हैं बेटा स्किप्स रिएजेंट टेस्ट। स्किप्स रिएजेंट जो टेस्ट होता है, ये एक ऐसा टेस्ट होता है जब बनाते भी है ना बेटा, स्किप्स रिएजेंट तैयार किया, वो आपको तैयार किया हुआ मिल जाएगा,
आपको डायरेक्ट उसको यूज करना है। तो आपको करना क्या होगा, उसी टाइप से जो भी कंपाउंड, जो भी मिक्सचर आपको मिलेगा, मिक्सचर के अंदर आप क्या डालेंगे, सीधा स्किप्स रिएजेंट थोड़ा सा ऐड कर देंगे, उसको वार्म करेंगे, वाटर बाथ के ऊपर डालते ही साथ कैसा कलर आ जाना चाहिए, पिंक कलर। पिंक कलर अगर आ गया तो इट मीन्स बोलो कौन है आपके, एल्डिहाइड कीटोनिक ग्रुप आपके प्रेजेंट हैं, अदरवाइज प्रेजेंट नहीं है। लेकिन एक्सेप्शंस हैं, एक्सेप्शंस आपको बाद में बता दी जाएंगे। कुछ एक एक्सेप्शंस होती हैं, जैसे आपने पढ़ा होगा ना बेटा आगे जाके कुछ थ्योरेटिकल पोर्शन में, आपने क्या सीखा था कि कैसे हम एल्डिहाइड और कीटोन के बीच डिफरेंशिएट कर सकते हैं। हाउ कैन यू डिफरेंशिएट बिटवीन द एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। अभी तक हम बातें कर रहे हैं क्या, कि एल्डिहाइड और कीटोन है क्या, नहीं है। उसके बाद अगला पॉइंट आता है कि एल्डिहाइड और कीटोन में से अगर प्रेजेंट है तो आखिर कौन, एल्डिहाइड है या कीटोन, ये भी तो पता लगाना होगा ना। अभी तक तो हमने सिर्फ क्या पता लगाया है, ये एल्डिहाइड कीटोन है भी कि नहीं। तो सबसे मेन टेस्ट एक ही ध्यान रखना है, वो आपका 2,4-DNP ही है, उसी को हमें करना है। क्लियर हो गई बेटा बात। उसके बाद देखो नेक्स्ट आ जाता है टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट। अब एक होता है फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट भी। फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट कुछ कंपाउंड नहीं भी दिखाते हैं। क्या होता है कि टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट, फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट, ये आपके दोनों के दोनों वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। क्या ध्यान रखना है बोलो आपको बेटा, टॉलेंस रिएजेंट कैसा एजेंट है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। स्ट्रॉन्ग या वीक, वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। फेलिंग सॉल्यूशन एक वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, स्ट्रॉन्ग नहीं होता। तो हुआ क्या देखो, ध्यान से देखना इधर। देखो आपके पास एक कार्बोनिल ग्रुप है, यहाँ पे देखना, ये कार्बोनिल ग्रुप है। इस कार्बोनिल ग्रुप के अगर दोनों साइड में अगर हम कार्बन ही अटैच कर दें, तो फिर आप इन्हें कीटोन कहना स्टार्ट कर देते हैं, दीज आर कीटोन्स। अगर किसी एक साइड में H आ गया, किसी भी एक साइड में, दूसरी साइड में भले ही कार्बन, तो आप इन्हें एल्डिहाइड्स कह देते हैं। ये बेसिक सी स्ट्रक्चर होती है। तो एल्डिहाइड हो गए, कीटोन हो गए। अब हुआ क्या कि कीटोन्स के अंदर कार्बोनिल ग्रुप के साथ में यहाँ पे कार्बन कार्बन बॉन्ड है दोनों ही साइड में, देयर इज ए नो CH बॉन्ड, और कार्बन कार्बन बॉन्ड इज ए स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, ये एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। और CH बॉन्ड इज ए वीक बॉन्ड, ये एक वीक बॉन्ड होता है। तो वीक बॉन्ड को तोड़ने के लिए वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ही काफी है। इसका ऑक्सीडेशन जब करेंगे, ऑक्सीडेशन करेंगे तो देखो होगा क्या, बड़े ध्यान से देखना। मान लीजिए इसका हमने ऑक्सीडेशन कर दिया, यहां से ऑक्सीडेशन हुआ वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से, तो अब बड़े ध्यान से देखना मैं कैसे लिख रहा हूं। ये C लिखा, C डबल बॉन्ड O लिखा, और आपने ये CH बॉन्ड ब्रेक कर दिया, वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ने मींस ब्रेक कर दिया। हुआ तो क्या हुआ, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल रहे हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या प्रोवाइड करता है, ऑक्सीजन। O आ गया, O आ गया तो क्या होगा, वो अपने बॉन्ड बनाएगा, बॉन्ड बना लिया। लेकिन ऑक्सीजन तो दो बॉन्ड बनाता है, कार्बन की तो वैलेंसी कंप्लीट हो गई, देखो 1 2 3 4 हो गई, क्योंकि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाला था। अब बचा हुआ बॉन्ड किससे पूरा होगा, मीडियम से क्या मिलेगा इसको, H। तो बोलो कौन बने, कार्बोक्सिलिक एसिड। बोलो कौन बन गए। तो जब कभी भी एल्डिहाइड का हम ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो क्या बनना होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड। ऐसे ही कीटोन है। अब यहां पे क्या हुआ, हमने इसमें डाला वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, टॉलेंस रिएजेंट, फेलिंग सॉल्यूशन, नो रिएक्शन, रिएक्शन तो नहीं होगी। हमने डाल दिया स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक द कंसंट्रेटेड HNO3 हमने डाल दिया, तो फिर उससे क्या होगा, अब ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड भी ब्रेक हो जाएगा। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड ब्रेक हो गया, एक कार्बन मान लीजिए बच गया, स्टेप बाय स्टेप दिखाते हैं। तो एक बॉन्ड ब्रेक हो गया, कार्बन कार्बन बॉन्ड, किस वजह से हुआ, जब क्या डाला, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और अब आएगा क्या, क्या बोलो, ऑक्सीजन ही आनी है। बची हुई वैलेंसी किससे पूरी होगी, बताओ किससे पूरी होगी, बताओ शाबाश, किससे कंप्लीट होगी बोलो वो, ऑक्सीजन से ही। ऑक्सीजन आ गई तो बची हुई वैलेंसी ऑक्सीजन से पूरी हुई, लेकिन ऑक्सीजन के बॉन्ड कौन पूरे करेगा बोलो, H आ जाएगा यहाँ पे, फिर से कार्बोक्सिलिक एसिड बन गए। ये कैसा कार्बोक्सिलिक एसिड बना, विद द सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम, दो ही कार्बन थे, दो आ गए। यहाँ पे कार्बन थे 3 और यहाँ पे कितने रह गए, सिर्फ 2, एक कार्बन कम हो गया। अब ये थ्योरेटिकल बातें हैं, प्रैक्टिकल में नहीं दिखेंगी ये बातें आपको, कि टेस्ट ट्यूब के अंदर, हाँ सर देखो इसमें 2 कार्बन, हाँ मुझे दिख रहे हैं अपनी आंखों से, अब 2 के 2 रह गए। कीटोन में नाइट्रिक एसिड डाला, हाँ सर देखो 3 थे, देखो वो टूट रहा है, मुझे दिख रहा है वो टूट के अलग हो गया, अब देखो 2 ही रह गए, ऐसा तो नहीं दिखाई देगा ना। ये जो बातें मैं आपको यहाँ पे समझा रहा हूँ, ये थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव है। प्रैक्टिकल में क्या होगा वो मैंने आपको बता दिया, कि हम कैसे डिफ्रेंशिएट करें एल्डिहाइड और कीटोन के बीच। उसके लिए ये रिएजेंट होते हैं, टोलेंस रिएजेंट होता है। टोलेंस रिएजेंट अब आखिर होता कौन है, ये तो मैंने बता दिया
कि एल्डिहाइड के अंदर क्यों वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से रिएक्शन हो जाती है। ये मैंने क्यों का जवाब दिया, जो आपसे वाइवा में पूछा जा सकता है। तो आप ऐसे बताएंगे, ऐसे स्ट्रक्चर बना के समझाएंगे आप, दैट इज द रीजन। अब रिएक्शन चली तो क्यों चली, कैसे चली। अब जो टोलेंस रिएजेंट होता है ये क्या होता है, टीचर आपसे पूछ ले तो जो अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट होता है, मतलब आपने क्या किया, आपने एक टेस्ट ट्यूब ले ली, टेस्ट ट्यूब लेके आपने उसके अंदर सबसे पहले थोड़ा सा AgNO3 डाला, और फिर बाहर से आपने इसमें थोड़ा सा अमोनियम हाइड्रोक्साइड डाल दिया, ड्रॉप बाय ड्रॉप, ज्यादा नहीं, एक बूंद डाली, दूसरी बूंद डाली, जब तक डालेंगे जब तक कि इसमें ब्राउन पीपीटी ना बन जाए। ब्राउन पीपीटी बन गए, ये नहीं कि आप एक्सेस में एकदम बहुत ज्यादा अमोनियम हाइड्रोक्साइड डाल देंगे, आपको ऐसा नहीं करना है। आपको क्या करना है, AgNO3 लिया और उसमें सिर्फ एक बूंद डाली अमोनियम हाइड्रोक्साइड की, अगर एक ही ड्रॉप से ब्राउन पीपीटी बन गया आप और ऐड नहीं करेंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे, इसको वाटर बाथ के ऊपर दोबारा से क्या करेंगे, हीट करेंगे ऑन द वाटर बाथ, ये पीपीटी डिजोल्व हो जाएंगे। पीपीटी क्या हो जाएंगे, डिजोल्व। अब जो क्लियर सॉल्यूशन आ गया वो कोई और नहीं, वो टॉलेंस रिएजेंट है। बोलो कौन है वो टॉलेंस रिएजेंट होता है। ऐसे आप लैब के अंदर बड़ी आराम से बना लेते हैं। बना बनाया मिल जाए ठीक है, ना बने बना हुआ मिले तो आप एकदम से ऐसे बना लेंगे, ये तरीका होगा। फिर ये जो टॉलेंस रिएजेंट होता है एक वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। अब होगा क्या, आपने एक टेस्ट ट्यूब ली अलग से, और जो आप टेस्ट ट्यूब ऐसे लेते हैं और उसके अंदर आपका जो गिवन कंपाउंड था वो आपने लिया। बोलो आपने कौन लिया, गिवन कंपाउंड लिया। कंपाउंड के अंदर बोलो कौन डाला आपने, टोलेंस रिएजेंट डाला, और उसको हीट कर दिया। बोलो कहाँ पे, वाटर बाथ के ऊपर आपने हीट कर दिया। जैसे ही आपने हीट किया तो हुआ क्या, जैसे वाटर बाथ के ऊपर हीट करेंगे तो जो टेस्ट ट्यूब है इसकी जो इनर वाल है, इनर वाल, इस इनर वाल के ऊपर सिल्वर चिपक जाएगा। सिल्वर, सिल्वर मिरर टेस्ट कहते हैं उसको। क्या कहते हैं, सिल्वर मिरर टेस्ट। अगर आपको देखना हो कि सिल्वर मिरर कैसा होता है इस टेस्ट में तो आप देख ही लेंगे। या घर के अंदर आपने देखा होगा जो शीशा होता है, देखो जो मिरर होता है उसके जो बैक साइड में जो होती है पेंट जो करके रखते हैं, वो किसका करते हैं, वो सिल्वर का ही टेस्ट यानी किया जाता है, चमकना हुआ है उसके ऊपर फिर दूसरा कलर भी कर देते हैं। या दूसरा तरीका भी होता है, हमें इतनी शक्ल ही तो देखनी है उसके अंदर, कोई पेंट भी कर दो भले ही, हमें एक पोर्शन को ढकना होता है, दूसरी साइड से आपकी इमेज दिखनी शुरू हो जाती है। प्लेन मिरर को आप ऐसा बना लेते हैं सिंपल सा। लेकिन हम क्या बता रहे हैं, टेस्ट ट्यूब की इनर वाल के ऊपर बोलो क्या डिपॉजिट हो जाएगा यहाँ पे, Ag, क्या डिपॉजिट हो जाएगा, Ag डिपॉजिट यहाँ पे हो जाएगा। तो ये कहलाता है टोलेंस रिएजेंट टेस्ट। बोलो क्या कहलाया, पता चल गया बेटा। तो सिल्वर मिरर इज फॉर्म्ड ऑन द इनर वॉल ऑफ द टेस्ट ट्यूब। टेस्ट ट्यूब की जो इनर वॉल होती है उसके ऊपर बोलो क्या बन जाएगा बेटा, सिल्वर मिरर अगर बन जाए तो आपके एल्डिहाइड प्रेजेंट, अदरवाइज एल्डिहाइड एब्सेंट। ये पहला टेस्ट हो गया। उसके बाद हम बात करते हैं अगले टेस्ट की, फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट आएगा नेक्स्ट बेटा। बोलो कौन आएगा, फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट। फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट में आप क्या करेंगे, उसी टाइप से कंपाउंड लिया, फेलिंग रिएजेंट बना हुआ मिल जाएगा, मिल जाएगा बना हुआ नहीं मिलता। हमेशा ही दो आपको अलग अलग बोतल मिलेंगी, एक के अंदर मिलेगा फेलिंग सॉल्यूशन ए लिखा हुआ मिलेगा, दूसरे के ऊपर लिखा मिलेगा फेलिंग सॉल्यूशन बी, दो अलग अलग मिलेंगी। कभी मिला हुआ लैब के अंदर नहीं रखा जाता है। तो आप करेंगे क्या, अब आखिर ये फेलिंग रिएजेंट होता क्या है, ये जो दो टेस्ट ट्यूब जो जो दो बोतल होती है उसमें होता क्या है, एक में तो होता है बेटा सोडियम पोटाशियम साल्ट और टार्टेरिक एसिड, सोडियम पोटाशियम सॉल्ट ऑफ टार्टेरिक एसिड। अब ये टार्टेरिक एसिड क्या होता है, आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर स्टीरियो केमिस्ट्री जब पढ़ी थी तो उसके दौरान आपने सीखा था, क्या सीखा था, कि देखो दो कार्बन थे बेटा, इन दोनों कार्बन के ऊपर अपने दो दो COH ग्रुप लगा दिए, COOH, और COH ग्रुप को सोल्ट की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। ये 1 मोल लिया तो 1 मोल आपने NaOH का डाला तो क्या हुआ, बोलो क्या हुआ, CO नेगेटिव, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, Na पॉजिटिव। 1 मोल KOH का डाला तो CO नेगेटिव बन जाएगा और क्या बन जाएगा, K पॉजिटिव। ये COOH था, NaOH डालने से एसिड बेस रिएक्शन हुई, सोल्ट बन गया। उसके बाद इनके बचे हुए कार्बन के ऊपर एक एक क्या लगा हुआ होता है, बोलो OH, और यहाँ पे बोलो क्या है, ये H है। अगर हम यहाँ पे H लगा देते, यहाँ पे H लगा देते तो ये टार्टेरिक एसिड होता, क्या होता, टार्टेरिक एसिड। अगर यहाँ पे सोडियम लगा दिया तो सोल्ट बन गया ना, एसिड और बेस के बीच रिएक्शन होने से सोल्ट एंड प्लस वाटर बनता है। तो यहाँ पे सोडियम सोल्ट भी है, पोटेशियम सोल्ट भी है, नाउ कॉल्ड द सोडियम पोटेशियम सॉल्ट ऑफ टार्टेरिक एसिड। एक तो ये बन गया आपका फेलिंग सॉल्यूशन, ए हो गया। अब फेलिंग सॉल्यूशन बी क्या बनाएंगे, अब उसके बाद हम लेंगे एल्कलाइन कॉपर सल्फेट। नेक्स्ट वन होगा एल्कलाइन, बोलो कौन,
कॉपर सल्फेट, मतलब थोड़ा NaH लिया, कॉपर सल्फेट लिया, उसका सॉल्यूशन बना दिया, एल्कलाइन कॉपर सल्फेट बन गया। तो जो नीले कलर का दिखाई दे, देखो दो टेस्ट ट्यूब होंगी, दो बोतल होंगी आपके पास, रिएजेंट बोतल। एक रिएजेंट बोतल ऐसी होगी जिसके अंदर आपको क्या दिखाई देगा, ब्लू कलर का सॉल्यूशन, ब्लू कलर का। जैसे कॉर्नर वाली में देखो ब्लू कलर का दिख रहा है, देखो दिख रहा है ना ब्लू कलर, बिल्कुल ऐसा ही। अब ये नहीं पता इस पे क्या क्या लिख रखा बेटा, इस पे खड़े होके देखना, देख के बताओ इस पे क्या लिख रखा है। हाँ, कॉपर सल्फेट, जैसे कॉपर सल्फेट ब्लू विट्रियोल जिसे आप बोलते हैं, है ना, तो वो भी ऐसा होता है। जो आप ये सॉल्यूशन बनाएंगे एल्कलाइन कॉपर सल्फेट, तो कॉपर सल्फेट ही है ना, तो कॉपर सल्फेट का ऐसा सॉल्यूशन आपको दिखाई देगा। अगर थोड़ा NaH डाल देते हैं सॉल्यूशन बनाते हुए, तो आपका क्या बन गया, ये एल्कलाइन कॉपर सल्फेट। दूसरा कौन होगा आपका, सोडियम पोटेशियम सॉल्ट और टार्टेरिक एसिड। तो ये सॉल्यूशन बना हुआ मिलेगा, दोनों को इक्वल अमाउंट में लेना, आप ध्यान रखिए। अगली बात बोलो क्या करना है, जब आपको ये टेस्ट करना हो उसी वक्त फेलिंग सॉल्यूशन, फेलिंग रिएजेंट आप बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, एक टेस्ट ट्यूब लेंगे और टेस्ट ट्यूब के अंदर आप क्या करेंगे, थोड़ा सा लिया ये फेलिंग सॉल्यूशन A, और थोड़ा सा बेटा बेटा क्या लिया आपने, फेलिंग सॉल्यूशन B। दोनों आधे आधे 1:1 रेशियो के अंदर आप मिला लेंगे इस टेस्ट ट्यूब के अंदर। मिला दिया एक में, ये नहीं कि सर कितना ज्यादा में, ज्यादा नहीं मिलाना, थोड़ा थोड़ा लेना होता है। मतलब मान लीजिए 4 ड्रॉप आपने एक की ले ली, फेलिंग ए की, तो 4 ड्रॉप किसकी ले लेंगे, फेलिंग बी की। 1:1 रेशियो बन गए। उसके बाद आपने दूसरी टेस्ट ट्यूब ली जिसमें आपको मिक्सचर दे रखा था, यानी जिसमें कंपाउंड है दो, आपने फिर वो कंपाउंड लिया और उस कंपाउंड के अंदर ये आपने फेलिंग रिएजेंट आपने डाल दिया। डालने के बाद सीधे कहां पे पहुंच गए, वाटर बाथ के पास। और वाटर बाथ के पास जाने के बाद आपने क्या किया, हिट किया वाटर बाथ के अंदर। और उसके बाद आपने क्या ऑब्जर्व किया, बोलो वहां पे आपके कोई ना कोई पीपीटी तो बनने चाहिए। किस कलर के पीपीटी बनने चाहिए, बोलो आपके रेडिश कलर के, रेडिश ऑरेंज, ऐसे आपके पीपीटी बनने चाहिए। जिस कंपाउंड की वजह से बने वो कौन है आपका, Cu2। Cu2 क्या होता है, देखो अभी बताते हैं क्या होता है। ऑक्सीजन के ऊपर आप सभी बच्चे जानते हैं कि -2 चार्ज होता है, -2 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है ऑक्सीजन की, होती है ना। अब कंपाउंड तो न्यूट्रल होता है हमेशा, न्यूट्रल, इधर -2 है तो इधर +2 चार्ज होना चाहिए, +2। लेकिन कॉपर तो 2 है, तो इसका मतलब कॉपर के ऊपर +1 चार्ज होना चाहिए। कितना होना चाहिए, +1। तो अभी तो 2 × 1 = 2, तो +2 हो गया, -2 हो गया, कंपाउंड न्यूट्रल हो गया। ऐसे छोटी क्लासेस में सिखाते थे ना फॉर्मूला बनाना, तो वही चीज है। तो आपने देखा कॉपर के ऊपर +1 चार्ज है। अब दो ही तरीके से नाम पुकारे जाते हैं कॉपर के, या तो कॉपर +1 स्टेट दिखाता है ऑक्सीडेशन स्टेट, या +2 दिखाता है। अगर +1 दिखाए लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट, तो उसके साथ असवर्ड लगा देते हैं। हायर दिखाए तो उसके साथ इक्वर्ड लगा देते हैं। आपने देखा यहाँ पे कॉपर के साथ, तो बोलो क्या दिख रहा है आपको, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में है ये, +1 में है तो बोलो क्या बोलेंगे, अस क्यूप्रस ऑक्साइड। अगर +2 में होता तो क्या बोलते, ब्रिक ऑक्साइड, ऐसे उसका नाम बोलते। तो चल गया। ऐसे आयरन के बारे में दो ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है, +2 +3। तो +2 लोअर है तो फेरस, +3 है तो फेरिक, ऐसे यानी ये प्रचलन चला हुआ है ऐसे याद रखने का, है ना। हमें हमारे टीचर बताते थे, हम आपको बताते हैं, तो ऐसे हम उसको याद करना स्टार्ट कर देते हैं। क्लियर हो गई बात। तो ये अगला टेस्ट हो गया, किसके बारे में हुआ बोलो अगला टेस्ट हमारा, इन्हीं के बारे में, एल्डिहाइड के बारे में। हमने देखा कि कैसे हम एल्डिहाइड के बारे में पता लगा सकते हैं, लेकिन मैंने आपको पहले बताया था एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, हमेशा एक्सेप्शंस होती हैं। फेलिंग टेस्ट जब हम करते हैं और अगर हम बेंजिल्डिहाइड ले लें, बोलो कौन ले लें, बेंजिल्डिहाइड, तो होता क्या उस वक्त, आमतौर पे बेंजिल्डिहाइड के अंदर फेलिंग रिएजेंट डाल देते हैं तो टेस्ट नहीं हो पाता। वही रीजन जो मैंने पीछे बताया था कि एक बेंजीन रिंग आने की वजह से, स्टेरिक हिंड्रेंस होने की वजह से वो टेस्ट नहीं दिखा पाता। फिर कौन सा करें, टोलेंस रिएजेंट टेस्ट की तरफ ही हम चले जाते हैं। उसी से हम कंफर्मेशन ले लेते हैं कि हाँ एल्डिहाइड ग्रुप इज प्रेजेंट। और बेंजीन रिंग है या नहीं शुरू में पता चल गया था जब हमने एरोमेटिसिटी टेस्ट किया था, बताया था ना। प्लेटिनम वायर लेते हैं और प्लेटिनम वायर लेके बोलो हम क्या करते थे, बताओ क्या करते थे, हीट करते थे कंपाउंड को। कैसे हीट करते थे बोलो, कि सबसे पहले हमने प्लेटिनम वायर ली, बर्नर जल रहा है, प्लेटिनम वायर को फ्लेम के अंदर लेके गए, वो बिल्कुल लाल हो गई, बिल्कुल रेड हॉट तक। रेड हॉट तक के वैसे क्यों करते हैं, वैसे इसलिए करते हैं कि अगर पहले से उसके ऊपर कोई कंपाउंड अगर बाई चांस भूले भटके चिपका हुआ है तो वो हट जाएगा वहां से। ये इसका पर्पज होता है। मान लो पूछ भी ले टीचर कि भाई ऐसा आपने क्यों किया, तो हमें ऐसे उसका जवाब देना होता है कि वैसे तो हमने पूरा अच्छे से उसको धो लिया, वॉश कर लिया, सब कुछ कर लिया,
फिर भी बाई चांस है, ताकि वो वहां पे इसके ऊपर डिपॉजिट फॉर्म में ना रहे, नहीं तो इंटरफेरेंस क्रिएट करेगा। तो हमने रेड हॉट तक उसको हिट किया और उसके बाद जो भी कंपाउंड था उसके अंदर उसको डिप कर दिया। फिर दोबारा ले गए, फिर हिट किया, फिर देखते हैं कि सूटी फ्लेम थी या नहीं। सूटी फ्लेम थी, काला काला धुआं आएगा, तो एरोमेटिक कंपाउंड था। मतलब जो एल्डिहाइड था, हो सकता है उसके अंदर बेंजीन रिंग हो, क्योंकि एरोमेटिसिटी वाला टेस्ट हमारा पहले पॉजिटिव आ चुका है। ठीक है ना। तो कुछ कुछ बातें पीछे की हम नोट डाउन करनी शुरू कर देते हैं। एक चीज और, बाद में जो हम के इस लेक्चर के बाद जो अगला लेक्चर हम आपको बाद में देंगे, यानी नेक्स्ट टाइम कल जब हम आपको पढ़ाएंगे, तो हम आपको बताएंगे वहां पे कि सेपरेट कैसे किया जाता है कंपाउंडों को। तो वहां पे एक आधी चीजें और भी अलग से आने वाली हैं आपके लिए। तो अगले टेस्ट का बेटा पता चल गया ना, फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट। उसके बाद नेक्स्ट हमारी यहाँ पे अगला जो टेस्ट अब हम देखने वाले हैं वो क्या है यहाँ पे, मेटा डाइनाइट्रोबेंजीन टेस्ट फॉर द कीटोन्स। मेटा डाइनाइट्रोबेंजीन होता क्या है, देखो बेंजीन आ गया और दो नाइट्रो ग्रुप हैं, एक दूसरे से मेटा पोजीशन के ऊपर है, सिंपल। तो मेटा डाइनाइट्रोबेंजीन आपने ले लिया। तो जो मेटा डाइनाइट्रोबेंजीन हमने लिया, फिर उसमें डाला क्या क्या कंपाउंड लिया, उसको वाटर डाला, अगर वाटर में वो डिजोल्व है, अगर डिजोल्व हो सकता है तो। मेटा डाइनाइट्रोबेंजीन डाला, सॉलिड होता है। और उसके बाद थोड़ा सा डाइल्यूट NaOH डाला और उसको थोड़ा शेक कर दिया। फिर आपको कैसा कलर दिखाई देना चाहिए यहाँ पे, अगर वायलेट कलर एक बार आ जाए और विच स्लोली फेड्स अवे, पहले आएगा फिर धीरे से चला जाए, तो वो किस चीज की कंफर्मेशन देगा, कीटोन्स की। वैसे तो हम आपको बता दें कि अगर यहाँ पे ये चीज करनी अब क्यों जरूरी हो गई है, वो इसलिए जरूरी हो गई है यहाँ पे कि दो दो कंपाउंड आपको दिए जाएंगे ना, क्या पता एक में एल्डिहाइड हो दूसरे में कीटोन हो, लेकिन अक्सर ऐसा नहीं भी कर सकते हम। ऐसा किस लिए नहीं कर सकते कि क्या पता ऐसे कंपाउंड ले ले दोनों के बीच में रिएक्शन हो जाए, फिर आप कहेंगे सर ऐसे तो रिएक्शन नहीं होती आपस में, क्योंकि एल्डिहाइड एल्डिहाइड के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, कीटोन कीटोन के साथ रिएक्ट नहीं करेगा। वो तो तभी करेगा अगर हमको मीडियम बना दें, मान लीजिए एसिडिक मीडियम कर दें, या मान लीजिए हम बेसिक मीडियम कर दें, तभी हमारी या तो एल्डोल कंडेंसेशन या कैनिजेरो रिएक्शन जो हम पढ़ते थे वो तब हो सकती है जब हम उनको हीट अप करेंगे। तो पढ़ा था ना हमने एल्डिहाइड कीटोन में कि कोई भी एल्डिहाइड कीटोन ऐसा हो जिसमें अल्फा हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है तो आपकी एल्डोल कंडेंसेशन चल सकती है। अगर एल्डिहाइड अल्फा कार्बन एटम नहीं है, अल्फा हाइड्रोजन एटम नहीं है, तो फिर कैनिजेरो रिएक्शन चल सकती है। लेकिन उनकी भी एक्सेप्शंस होती हैं जो उस चैप्टर के अंदर आपको सिखाई जाती है। ठीक हो गया ना बेटा। तो खैर कोई पजलिंग वाला आपको दिया नहीं जाएगा। उसके बाद अगला टेस्ट आ जाता है सोडियम नाइट्रोक्लोराइड टेस्ट। कंपाउंड लिया, उसमें सोडियम नाइट्रोक्लोराइड डाला, थोड़ा पानी पहले से हम डाल चुके होते कंपाउंड को सोल्यूबल है तो, फिर उसको थोड़ा शेक किया, NaOH डाला, और कैसा कलर आ जाएगा, रेड कलर आ जाएगा। कैसा आ जाएगा, रेड कलर। ये गलती से टाइप हो चुका है, ठीक है। तो थोड़ा रेड कलर आपका आ जाता है, अगर आ जाए तो इट मीन बोलो कौन प्रेजेंट है, कीटोन, अदरवाइज अब्सेंट है, वो है नहीं। उसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे अब एमिनो एसिड्स के बारे में। एमिनो एसिड बोलो कौन होते हैं बेटा, नाम से ही तो पता चल रहा है ना, क्या पता चल रहा है नाम से, कोई भी ऐसा कंपाउंड जिसमें एमिनो ग्रुप भी हो, एमिनो ग्रुप। और अगर एसिड भी आ जाए तो उनको एमिनो की बजाय क्या बोलते हैं, एमिनो एसिड। क्या पता एमिनो एसिड भी आपको दे दें, मान लो ग्लाइसिन दे दें, ग्लूटामिक एसिड दे दें, जो हमारे पास लैब में अवेलेबल है वो आपको दे दें। अगर वो दे दें तो कंपाउंड एक ही है वो, लेकिन उसमें दो दो फंक्शनल ग्रुप लगे हुए हैं, एक आपका NH2 ग्रुप लगा हुआ है, दूसरा CH ग्रुप, दोनों लगे हुए होते हैं। लेकिन फिलहाल जो अभी हम आपको बता रहे हैं, बोलो कौन सा, एमिनो ग्रुप। देखो आपने पढ़ा है कोई एसिडिक ग्रुप होते हैं, कोई बेसिक ग्रुप होते हैं। तो आपने सीखा था कि जो एसिडिक ग्रुप होते हैं वो क्या करते थे, ब्लू लिटमस को रेड। अगर हमारे पास रेड लिटमस हो तो रेड लिटमस ब्लू हो जाएगा, कब, अगर हमारे पास कंपाउंड के अंदर कैसा ग्रुप आ जाए, बेसिक ग्रुप। तो हम बात वही कर रहे हैं, एमिनो ग्रुप होता है, NH2 ग्रुप होता है, नाइट्रोजन पे लोन पेयर होते हैं, वो अपना बेसिक नेचर शो करता है। तो अगर हम रेड लिटमस ले लेंगे तो बोलो होगा क्या वहां पे, बताओ क्या हो जाएगा, रेड लिटमस कैसा हो जाना चाहिए, रेड लिटमस ब्लू हो जाएगा। अगर रेड लिटमस ब्लू हो जाता है तो जो भी कंपाउंड है उसके अंदर बेसिक ग्रुप है, बोलो कौन है आपके, बेसिक ग्रुप प्रेजेंट हो सकते हैं। तो कंपाउंड लिया, उसको डिसोल्व किया, रेड लिटमस की एक दो बूंद डाली, डालने के बाद अगर रेड लिटमस ब्लू हो जाता है तो एमिनो ग्रुप प्रेजेंट, एमिनो ग्रुप इज प्रेजेंट। क्लियर हो गया बेटा। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं इनके सोलिबिलिटी टेस्ट के बारे में। सोलिबिलिटी टेस्ट में देखो हम क्या करेंगे, कंपाउंड लिया, थोड़ा वाटर डाला, डाइल्यूट HCl की एक दो बूंद हमने डाल दी एसिडिफिकेशन करने के लिए, और फिर वो कंपाउंड उसमें क्या हो गया, डिसोल्व हो गया।
अगर डिजोल्व हो भी सकता है, ना भी हो। अगर डिजोल्व हो जाए तो बोलो कौन प्रेजेंट, NH2 ग्रुप, एमिनो ग्रुप प्रेजेंट है, अदरवाइज अब्सेंट है। तो ये सोलबिलिटी टेस्ट हम कर लेते हैं। वैसे हम आपको बताएं, जब हमें देखना पड़ जाए प्राइमरी एमीन है, सेकेंडरी है, टर्शरी है, तो फिर आगे हम और टेस्ट भी कर लेते हैं, जैसे हिस्बर्ग टेस्ट हम करके देखते हैं कि भाई पता चल जाए कि प्राइमरी एमीन था या सेकेंडरी था या टर्शरी था, ऐसे पता लगाने के लिए, क्योंकि उसमें हमारे PPT बनने होते हैं। ये टेस्ट हम लैब के अंदर नहीं करते हैं। कार्बाइलेमिन टेस्ट हम लैब में नहीं करते हैं, इसके ऊपर बैन है। तो इसमें करेंगे क्या, कंपाउंड लिया, डिसोल्व कर लिया, और उसके बाद क्या डाला, थोड़ा सा उसमें बोलो KH डाला, यानी बेस डाल दिया, और उसके बाद क्लोरोफॉर्म डाल दिया। उसके बाद क्या किया, उसको हीट कर दिया। हीट करने के बाद क्या डाल देखा, बड़ी बेकार सी स्मेल आएगी, ऐसी स्मेल आएगी कि कोई भी यहाँ पे खड़ा नहीं हो सकता, सारे भाग जाएंगे यहाँ से छोड़ के, केमिस्ट्री डिपार्टमेंट को छोड़ देंगे, सारे भाग जाएंगे। हम यहाँ पे खड़े नहीं हो सकते, वो हमारे लिए डेंजरस भी है, क्योंकि बनेगा क्या, बोलो क्या बनना होता है इसमें, क्या बनना होता है, कार्बाइल एमीन का दूसरा नाम क्या होता है फंक्शनल ग्रुप का, आइसोसाइनाइड्स। कार्बाइल एमीन जो ग्रुप, जो वर्ड यूज किया कार्बाइल एमीन, इट मींस आइसोसाइनाइड। मान लीजिए RnH2 था यहाँ पे, बोलो कौन था यहाँ पे, RnH2। तो जो RnH2 होता है वो बोलो किस में कन्वर्ट हो जाता है, यहाँ पे RnH2 गेट कन्वर्टेड इनटू द RnC, आइसोसाइनाइड्स बन जाते हैं, जो कि डेंजरस कंपाउंड होते हैं आपके। ठीक हो गया। तो क्योंकि ये बनेंगे, आइसोसाइनाइड बनेंगे, आइसोसाइनाइड को आइसोनाइट्राइल भी कहते हैं, कार्बाइलेमिन भी कहते हैं, इसी के तो 3 नाम है ये अलग अलग। तो ये आपके कार्बाइलेमीन्स यहाँ पे बन जाते हैं, और इसीलिए टेस्ट का नाम भी क्या रखा गया है, कार्बाइलेमीन टेस्ट। कार्बाइलेमीन रिएक्शन होती थी, इसका मैकेनिज्म आपके सिलेबस में था। जब आपके, जब भी कभी भी आप सेकेंड, अभी आ सकता है, क्या पता कौन से कहीं पे जाके घुमा फिरा के आपके MSc के अंदर ये रिएक्शन आ जाए कहीं ना कहीं, है ना, आगे पहुंच सकती है ऑर्गेनिक के अंदर। तो अब ये ध्यान रखेंगे। तो ये बोलो कौन सा टेस्ट था, कार्बाइलेमिन टेस्ट, जो हमें लैब के अंदर नहीं करना है। उसके बाद नेक्स्ट हम आ जाते हैं टेस्ट फॉर द एसिडमाइड्स। एसिडमाइड के लिए, एसिडमाइड कौन होते हैं वैसे, कैसे फंक्शनल ग्रुप होते हैं, CONH2 कार्बोनिल ग्रुप के ऊपर NH2 ग्रुप लगा दिया। तो उसका हम कैसे पता लगाएं, हमें क्या पता वो है कि नहीं है। हमने क्या किया उसका करने के लिए, कंपाउंड लिया, थोड़ा NH डाला, और उसको हीट कर दिया। क्या किया, उसको हीट, हीट करने के बाद स्मेल आएगी, बोलो किस चीज की, अमोनिया की। अमोनिया, अमोनिया देखो, अमोनिया बाहर निकल रही है, फ्यूम्स आ गए आपके अमोनिया के, स्मेल भी दिखाई देगी। अक्सर आपने सुना है, आप फाइनल ईयर में थे, जब आपके स्ट्रक्चर प्रॉपर्टी रिलेशनशिप वाली जो यूनिट थी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ड्रग्स वाली यूनिट जब हम पढ़ते थे, तो उसमें आपको बताया गया था ना, स्ट्रक्चर प्रॉपर्टी रिलेशनशिप वाले हिस्से में अमोनिया के बारे में, कि ज्यादा अमोनिया थोड़ी सी चली जाए तो जुकाम ठीक हो जाता है, ज्यादा चली जाए कन्वल्शंस, दौरे आने शुरू हो जाते हैं, और ज्यादा चले जाए तो फिर कुछ भी हो सकता है ना। तो अमोनिया को यूज कहाँ पे करते हैं, जो आपके बर्फ बनाने वाली जो फैक्ट्रियां होती है वहां पे इसको यूज किया जाता है, आइस फैक्ट्री जितनी भी होती है वहां पे लीकेज हो जाती है, तो कहते हैं अमोनिया गैस की लीकेज हो गई, दूर दूर तक घर खाली करने पड़ गए, ये वगैरह वगैरह, आपने काफी बार ये इंसिडेंट्स सुने हैं। तो कहने का मतलब क्या होता है कि जब भी आप स्मेल करते हैं, कहाँ की स्मेल आएगी, तो आपको जबरदस्ती नहीं सूंघना उसको, आप यहाँ पे खड़े ना, इतनी दूर से आपको स्मेल आ जाएगी कि हाँ अमोनिया की स्मेल आ रही है। उसके बाद आप तो अगला काम क्या कर सकते हैं, उसकी कंफर्मेशन के लिए कल भी बताया था, बोलो क्या कर सकते हो, जो हिंट देते हैं हम आपको, एक सब्लिमेशन वाला कंपाउंड बनना होता है, जो सब्लिमेशन मेथड में यूज किया, बोलो किस में डिप करें गिलास रोड को और उसको यहाँ पे ले आए। देखो वेपर्स किस चीज के निकल रहे हैं, अमोनिया के, किस में डिप करें गिलास रोड को, सोचो शाबाश। देखो ये जो टेस्ट ट्यूब थी आपकी यहाँ पे, इसमें आपने कंपाउंड लिया, इसमें आपने थोड़ा NH डाला, थोड़ा हीट कर दिया, इसमें वेपर्स आए बाहर, किस चीज के आए बोलो, अमोनिया के। आपने गिलास रोड ली, किसी चीज में डिप करी पहले, आपने किसी चीज में डिप की, और एट द माउथ ऑफ द टेस्ट ट्यूब आप गिलास रोड को ले आए, यहाँ पे डेंस व्हाइट फ्यूम्स बन गए, बोलो क्या बन गए, डेंस व्हाइट फ्यूम्स बन गए। क्वेश्चन ये है कि इस गिलास रोड को किस में किया था डिप, बन गया ना कंपटीशन एग्जाम वाला क्वेश्चन, किस में डिप किया था, ऑप्शन में लिखा आ जाएगा
कि भाई सल्फ्यूरिक एसिड में डिप किया था, ऑप्शन में लिखा आ जाएगा HCl में डिप किया था, आ जाएगा नाइट्रिक एसिड में डिप किया, फोर्थ में लिख देंगे इनमें से किसी में डिप नहीं किया था, इनमें से किसी में डिप नहीं किया था, तो बच्चा सोचेगा क्या होता ना भी किया हो डिप, या फिर उसको पता हो। तो हम डिप को किस में करते हैं, कल भी बताया गया था HCl के अंदर। तो इन दोनों के बीच रिएक्शन हुई और क्या बन गया, अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड जिसके डेंस व्हाइट फ्यूम्स यहाँ पे बन जाते हैं। ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड डेंस व्हाइट फ्यूम्स विल बी फॉर्म्ड। ग्लास रोड को लेके आएंगे, डेंस व्हाइट फ्यूम्स बन जाएंगे। फिर आप कहेंगे सर ये कल कहाँ पे था, एक बार आप याद दिलाएंगे। हम कहेंगे बिल्कुल, कल हमने जब टेस्ट कर रहे थे एसिड हेलाइड हमने लिया था और उसके अंदर NH डाला था, HCl के फ्यूम्स निकले थे, टेस्ट ट्यूब के माउथ के ऊपर हम अमोनिया में डिप करके इलाज रोड ले आए थे, क्योंकि HCl निकल रही थी। HCl निकले तो अमोनिया में डिप करके ले आओ, अमोनिया की फ्यूम्स निकले तो HCl में डिप करके ले आओ। आगे ना बात समझ में, तो एक दूसरे के ये टेस्ट होते हैं, एक दूसरे के लिए काम आने होते हैं। क्लियर हो गया, समझ में आ गई होगी ना बेटा बात यहां तक। तो हमने स्मेल आ गई अमोनिया की, और जब स्मेल आई अमोनिया की तो उसके बाद हमने आगे क्या किया, dip a glass rod in concentrated HCl and place it over the mouth of the test tube, और एकदम व्हाइट डेंस फ्यूम बन जाएंगे। किस वजह से बनेंगे, अमोनियम। और अगर ऐसा है तो बोलो कौन हो सकते हैं, एसिड अमाइड्स हो सकते हैं, जो आपके सिलेबस के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट टेस्ट करके देखते हैं, देखो कंपाउंड लिया, थोड़ा नाइट्रिक एसिड डाला, और उसके बाद उसको फिर से हीट कर दिया अप टू द ड्राइनेस। हीट करने के बाद अगर पर्पल कलर दिख जाए, आप पर्पल कलर आ गया टेस्ट ट्यूब के अंदर आपको दिखाई दे, तो अगर दिख जाए तो बोलो कौन प्रेजेंट, प्यूरिन्स। ये देखना पड़ेगा आपके सिलेबस में है या नहीं, अगर है तो हम ये टेस्ट कर लेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे, मेरे ख्याल में होने चाहिए। फिर उसके बाद हमने फर्दर क्या किया, उसको ठंडा किया थोड़ा, और उसमें अमोनियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन डाल दिया अलोंग द वॉल ऑफ द टेस्ट ट्यूब है तो टेस्ट ट्यूब, और चाइना डिश में हमने ये हिट किया था तो चाइना डिश के अंदर। और फिर क्या होगा, इफ देर इज नो पर्पल कलर, कोई भी नहीं, तो एसिडमाइड प्रेजेंट, एसिडमाइड प्रेजेंट, पता चल गया ना। अगर पर्पल कलर ना आए तो बोलो कौन, एसिडमाइड प्रेजेंट है। और जब भी हम इस टेस्ट को करते हैं, देखो एक खास बात यहाँ पे लिखी है, जब भी हम इस टेस्ट को करेंगे तो किस में करेंगे, फ्यूम कंपार्टमेंट। क्या होता है फ्यूम कंपार्टमेंट, एक ऐसा कंपार्टमेंट होता है, मान लीजिए बेटा ये देखो पीछे ये वॉल है, और यहाँ पे जैसे आपके घर में शोकेस नहीं होता शीशे का लगा हुआ, ऐसा एक शोकेस होना चाहिए हमारे पास। और उसके अंदर हमने जो भी हम करें ना हीट करना, वहां पे एक बर्नर लगा होना चाहिए, और बर्नर के ऊपर वहीं पे चाइना डिश रखेंगे, वहीं पे हीट करेंगे, वहीं से फ्यूम्स निकलेंगे, क्योंकि आगे हमने बंद कर दिया कांच से, उसको गिलास से बंद कर दिया, कैबिन को बंद कर दिया ना, फ्यूम्स निकले वहीं पे। एक पाइप लगी हुई है एग्जॉस्ट, जैसे आपने किचन में देखा होगा ऊपर एग्जॉस्ट लगा होता है ना, उसको खींच लेता है सारी चीजों को। तो ऐसे अंदर एग्जॉस्ट होना चाहिए, वो निकाल के फिर बाहर फेंक दे, ताकि लैब के अंदर कोई भी फ्यूम्स ना आए। इसको बोला जाता है कि किसके अंदर करें, फ्यूम्स कंपार्टमेंट। पता चल गया ना। मान लीजिए टीचर आपसे पूछ ही ले, बेटा क्या कभी आपने फ्यूम कंपार्टमेंट देखा है, नहीं देखा तो कैसा होता है, आपको पता है कुछ उसके बारे में, उसका पर्पज क्या होता है, किस लिए किया जाता है। जब भी हम कोई भी टेस्ट करते हैं जिसमें ज्यादा फ्यूम्स निकलने होते हैं, जो हमारे लिए नुकसानदायक होते हैं, तो उसको हमेशा ही फ्यूम कंपार्टमेंट के अंदर उस टेस्ट को किया जाता है, ताकि पूरे लैब के अंदर वो यानी धुआं या वो फ्यूम्स या पॉइजनस गैस जो भी आनी हो वो ना आए। तो इसको करने का ये तरीका होता है। अब आपको पता चल गया ना बेटा फ्यूम कंपार्टमेंट का मतलब क्या होता है, ठीक हो गया, चलो अच्छी बात है, पता चल गया। टेस्ट फॉर एमीन्स, देखो आगे। अब जो आप बड़े ध्यान से देखे, मैंने इतनी सी हिंट दे दी आप, देखो इतनी हिंट दे दी। अब आप हमें ये बताएंगे इस हिंट को देख के, जो आपके सामने यहाँ पे लिखा हुआ है कि पहली टेस्ट ट्यूब में आपने डाला डाइल्यूट HCl, ध्यान से देख। सेकंड टेस्ट ट्यूब के अंदर हमने क्या किया, कंपाउंड प्लस HCl डाला है पहली में। सेकंड में क्या डाला हमने, NaNO2 सोडियम नाइट्राइट प्लस वाटर, सेकंड टेस्ट ट्यूब में। और थर्ड टेस्ट ट्यूब में क्या डाला, बीटा नेप्थोल प्लस में डाइल्यूट NaOH डाल लिया। और डाल के आपको नीचे दिख रहा है, यहाँ पे देखो नीचे डायग्राम में देखो, यहाँ पे क्या दिख रहा है, एक बीकर। और बीकर, आप ये बताओ दिख के आपको क्या दिख रहा है, इसमें आपको ठंडा दिख रहा है या गर्म दिख रहा है या नॉर्मल वाटर दिख रहा है, जल्दी बताओ क्या महसूस हो रहा है आपको, देख के बताओ। क्या इसमें कोई आइस दिख रही है या बिना आइस का है, कैसा दिख रहा है बताओ बेटा।
ध्यान से देखो। अब दिखा कुछ, पता चला कुछ? ये सिंपल पानी है या इसमें आइस के क्यूब्स हमने डाल रखे हैं? डाल रखी है ना आइस के क्यूब्स, तो आइस क्यूब्स हमने डाल रखे हैं। उसके बाद जैसे आपको बताया गया कि आप डिफरेंट जो टेस्ट ट्यूब लेते हैं, और ये जो आपको कुछ वैसे समझ में आया, आपने वैसे पढ़ रखा है, प्लस टू में भी था, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अक्सर आता है, और आपके सेकंड ईयर में भी आपने पढ़ा था, और अब आपके एमएससी में भी आ गया। ये कौन सा टेस्ट हो सकता है और किसके लिए हो सकता है? भाई 3 टेस्ट ट्यूब ले रहे हैं, शील्ड भी करेंगे उनको। बताओ शबस। यहाँ पे कोई और नहीं, हम आपको बता दें, ये एक डाई टेस्ट है। कैसी टेस्ट है बोलो? डाई टेस्ट। और ये एक डाइएजोटाइजेशन रिएक्शन भी होगी पहले। कंपाउंड एरोमेटिक होना चाहिए, एरोमेटिक एमीन होनी चाहिए, एलिफेटिक ना हो। एरोमेटिक एमीन होगा फिर आपका डाई टेस्ट हो जाएगा। एरोमेटिसिटी का टेस्ट हम शुरू में पहले कर चुके थे। तो हम एक टेस्ट ट्यूब लेते हैं और हमारे पास एरोमेटिक ही कंपाउंड था। कैसे पता चला? ये टेस्ट करने से पहले हमने पहले शुरू में बिल्कुल स्टार्ट में एरोमेटिसिटी टेस्ट कर चुके थे। हमें वहां पे पता चला सूटी फ्लेम आई, और इट मींस एरोमेटिक कंपाउंड बेंजीन रिंग प्रेजेंट है। बेंजीन रिंग प्रेजेंट है तभी तो एरोमेटिक एमीन बनेगी, तभी तो बेंजीन रिंग के ऊपर NH2 होगा, तभी हम ये टेस्ट करने के लिए तैयार होंगे। तो आपके एनिलीन लिया फॉर एग्जाम्पल, और थोड़ा सा एसिड डाला, थोड़ा सा क्या डाला? एसिड। उसके बाद दूसरी टेस्ट ट्यूब में NaNO2 लिया, और उसमें क्या डाल दिया? वाटर डाल के उसको क्या किया आपने? डिसोल्व कर लिया। तीसरी टेस्ट ट्यूब में आपने क्या लिया? अब हम करेंगे यहाँ पे कैसी रिएक्शन बोलो? बताओ कैसी रिएक्शन? कपलिंग रिएक्शन चलेगी। अब कैसी रिएक्शन चलेगी? कपलिंग रिएक्शन चलेगी। सबसे पहले जो ऊपर वाली जो रिएक्शन है ना बेटा, आपके सिलेबस में मैकेनिज्म भी था। क्या मैकेनिज्म था? कि जो कंपाउंड आपने एरोमेटिक एमीन है आपकी, मान लीजिए एनिलीन है, और एनिलीन में आपने थोड़ा सा एसिड डाल के NaNO2 डाल दिया, बोलो क्या बना? यहां तक पूछ लें कंपटीशन में क्या बना? बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड बन गया। बोलो कौन बन गया? बेंजीन के ऊपर N ट्रिपल बॉन्ड N पॉजिटिव Cl एक्टिव बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड बन गया। और वो बेंजीन डायजोनियम जो क्लोराइड होता है, आपने पढ़ा था ना कि टेम्परेचर 0 to 5 डिग्री सेल्सियस रखना पड़ता है। 0 to 5 का मतलब आइस कूल्ड मीडियम, हमने आइस कूल्ड मीडियम भी कर दिया यहाँ पे। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम जो पहली टेस्ट ट्यूब के अंदर जिसमें कंपाउंड NaCl है, उसके अंदर हम ये दूसरे ही टेस्ट ट्यूब वाला कंपाउंड उसमें डाल देंगे, और इनके बीच में रिएक्शन चलेगी। और जब इनके बीच में रिएक्शन चलेगी तो बोलो क्या बन जाएगा? क्या बन जाएगा बोलो? बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। और जो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड यहाँ पे बनेगा, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बोलो कैसा होता है? देखो इस टाइप से आपने ये सीखा था, हमने आपको ऐसे सिखाया था पहले। देखो ये बेंजीन रिंग, ये N, ये ट्रिपल बॉन्ड N, ये पॉजिटिव चार्ज, ये Cl हो गया। बोलो ये कौन बन गया? बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। क्लियर हो गया? उसके बाद अब हमें रिएक्शन करवानी है। कैसी रिएक्शन करवानी है? कपलिंग रिएक्शन कह दो, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कह दो। ये जो ग्रुप आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये एक इलेक्ट्रोफाइल का काम करेगा। किस चीज का काम करेगा? अब एक बेसिक रिएक्शन हम पहले आपको बता देते हैं। हमारे पास क्या था? यहाँ पे एक बेंजीन रिंग था। उस बेंजीन रिंग में मान लीजिए यहाँ पे बेटा लगा हुआ था हमारे पास OH। क्या लगा हुआ था? OH। फिनोल आ गया। क्या आ गया? फिनोल। अब ये क्या करेगा? मान लीजिए फिनोल था, तो यहाँ पे अगर मैं इस बेंजीन रिंग को हटा के यहाँ पे डबल सिंगल डबल बॉन्ड दिखा दूं, ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पे गए, ये आगे देखो, या तो ऑर्थो पे अटैक, ये इतना बड़ा जो ग्रुप है ये ऑर्थो पे तो अटैक कर नहीं सकता क्योंकि बल्कि इलेक्ट्रोफाइल है, स्टेरिक हिंड्रेंस हो जाएगी। तो इलेक्ट्रॉन की फर्दर मूवमेंट हुई, पैरा पोजीशन के ऊपर आए, पैरा के ऊपर इलेक्ट्रॉन आते ही वो किसको दे दिए गए? इस नाइट्रोजन को। क्यों? ये दोनों इलेक्ट्रॉन अगले नाइट्रोजन ने ले लिए क्योंकि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रोफाइल का काम कर रहा है। दो कंपाउंड आपस में जुड़ गए ना, और ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर थे इसने अपना प्लस आर इफेक्ट यहां से दिखाया था, और इलेक्ट्रॉन गए कहां पे? पैरा पोजीशन के थ्रू अटैक हुआ, इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन हुई, सब्स्टिट्यूशन होगी, क्योंकि इस पैरा के ऊपर यहाँ पे 1 2 3 बॉन्ड दिख रहे हैं, फोर्थ वन बोलो कौन है यहाँ पे? एक H। जब इसने ये दोनों पाई इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे दिए हैं तो अगली स्टेप में क्या होगा? ये दोबारा से देखो, ये जो डबल बॉन्ड ये टूट गया था। अब आगे अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे इस रिएक्शन के बारे में, मान लीजिए एग्जाम में आपसे पूछ लें, तो आप क्या दिखाएंगे?
कि सर ये ऐसा हो गया कि ये डबल बॉन्ड बन गया था, देखो ट्रिपल था ना, दोनों पाई इलेक्ट्रॉन मूवमेंट होने से पॉजिटिव चार्ज फिनिश, ये नया बॉन्ड बन गया था, देखो यहाँ पे किसके साथ बना, यहाँ पे जो फिनोल वाला बेंजीन रिंग था, और यहाँ पे क्या हुआ था, डबल बॉन्ड, देखो डबल, ओ के साथ एच, ओ के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, दोनों इलेक्ट्रॉन आ गए डबल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड, ये डबल, यहाँ पे देखो इलेक्ट्रोफाइल लगा हुआ है, ये यहां से निकलेगा। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कैसी रिएक्शन होती है, जिसमें एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल ने अटैक किया और एरोमेटिक होना चाहता है ये बेंजीन रिंग, ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहां से एच के पास से लिए, दोनों बैक शिफ्ट, इलेक्ट्रॉन की दोबारा मूवमेंट यहाँ पे होगी, ये दोबारा से गए, एरोमेटिसिटी मेंटेन हो गई, और ये आपकी यहाँ पे डाई बन गई, बोलो कौन बन गई, एक डाई। आप देख रहे हो, देखो यहाँ पे इनको अभी तक हमने मिक्सअप किया है, मिक्सअप करने के बाद ऊपर दिखा अपने कलरफुल डाई बननी स्टार्ट हो चुकी है, यहाँ पे ये डाई बन जाएगी। कई बार क्या होता है कि डाई नहीं भी बनती, अब पता कैसे चले कि कलरफुल जो कंपाउंड है वो डाई है या नहीं है, तो आप क्या करेंगे, इसके बाद की बात बता रहा हूं, जो ये डाई तो बन गई, एक फिल्टर पेपर ले, फिल्टर पेपर ले, जो आपका सिंक होता है, इस टेस्ट ट्यूब को लेके और फिल्टर पेपर के ऊपर डाल दे, अगर फिल्टर पेपर के ऊपर रंग आ जाए, कलर आ जाए, उसने एब्जॉर्ब कर लिया उस कलर को, तो इट मीन वो डाई थी, अगर डाई थी तभी वो उसको क्या करेगा, एब्जॉर्ब, उसके ऊपर परमानेंट कलर आ जाएगा, अगर वो डाई नहीं है, वैसा ही कलर है, तो उसके ऊपर परमानेंट कलर नहीं आएगा। आप ध्यान से देखो, डाल के दिखाया ना, यहाँ पे आ गया ना ब्राइट येलो कलर आपका यहाँ पे आ गया, तो इट मीन अगर आपका ब्राइट कलर की डाई बन जाए तो इट मीन एरोमेटिक एमीन प्रेजेंट है, अदरवाइज नहीं। तो ये एरोमेटिक एमीन का पता लगाने के लिए टेस्ट किया जाता है, इसे डाईएजुटाइजेशन टेस्ट भी कहा जाता है, डाईएजुटाइजेशन मेथड भी कहते हैं। कपलिंग रिएक्शन थी, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी थी, दो कंपाउंड जुड़ के एक कंपाउंड बनता है, कपलिंग रिएक्शन हो गई। इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन है, इसमें ये इलेक्ट्रोफाइल है, ये इलेक्ट्रोफाइल है, इस बेंजीन रिंग के ऊपर अटैक करता है, ये तो मैंने फिनोल लेके दिखाया। ऐसे आप यहाँ पे कोई भी ऐसा कंपाउंड ले सकते हैं जो इलेक्ट्रॉन डोनर हो, जो अपने इलेक्ट्रॉन दे सकता हो। यहाँ पे अगर NH2 ग्रुप भी होता, NH2 ग्रुप यहाँ पे, तो भी ये डाई बनती, तो भी बनती, फिनोल है तो भी बनेगी, और बीटा नेप्थोल है तो भी बनेगी। बीटा नेप्थोल क्या होता है, देखो नाम से पता चलता है, नेप्थलीन, पहली बात तो नेप्थलीन कौन होता है, दो बेंजीन रिंग जुड़ गए, और दो बेंजीन रिंग जुड़ गए, उसमें टॉप वाली जो पोजीशन होती है वो होती है अल्फा पोजीशन, उससे अगली कौन सी पोजीशन होगी, बीटा, तो बीटा के ऊपर OH लगा दिया, तो बेटा कौन बन गया, बीटा नेप्थोल। ओल का मतलब OH ग्रुप है, कहाँ है, देखो जो आपके ये नेप्थलीन होती है ना, देखो ये आपकी नेप्थलीन होती है, दो बेंजीन रिंग को एक लाइन में लगा दो ऐसे, ये नेप्थलीन बन गई, ऊपर वाली पोजीशन ये अल्फा होती, अगली पोजीशन बीटा होती, नीचे से कर लो ये अल्फा है ये बीटा है, आप ये नहीं कह सकते अल्फा बीटा सर गामा चलो, भाई यूनिफॉर्म है ना, सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है, नीचे से चलो ऊपर से चलो, एक ही बात है। तो मतलब दो ही पोजीशन थी इसमें, एक अल्फा थी और दूसरी क्या थी, बीटा थी, तो अल्फा के ऊपर लगा दें अल्फा नेप्थोल, बीटा पे लगा दे तो बीटा नेप्थोल। क्लियर हो गई बात, आ गई समझ में। तो मीन्स कहने का अभिप्राय ये था कि हमारे पास OH होना चाहिए, OH के थ्रू इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट होगी, इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होगा, और फिर हमारे पास ये डाई बननी होती है। अगर डाई बन जाए, देखो अब आगे की बातें लिखनी स्टार्ट करते हैं जो आपको दिखाते हैं, यहां तक समझ में आ गई बात, नीचे आपने देख भी लिया टेस्ट कैसे होता है। तो देखो क्या किया, पुट ऑल द टेस्ट ट्यूब इन द आइस कूल्ड वाटर, आपने देखा आइस कूल्ड वाटर में हमने सारी टेस्ट ट्यूब रख दी थी, यहाँ पे देखा था ना, किस टाइप से हमने रख दी थी सारी की सारी टेस्ट ट्यूब, इनके अंदर डाला, और वो लोग किसके अंदर रखते जा रहे थे इन सारी टेस्ट ट्यूब्स को, आइस कूल्ड वाटर के अंदर हम रखते जा रहे थे। उसके बाद हमने क्या किया, जो टेस्ट ट्यूब नंबर 2 का सॉल्यूशन किस में डाला, 1 में, तो क्या बना होगा, टीचर पूछ लेगा आपसे क्या बना होगा, बेंजीन डाइजीनियम क्लोराइड बन गया, बोलो कौन बन गया, डाइएजोटाइजेशन रिएक्शन हुई। फिर टीचर पता है आपसे क्या कह सकते हैं, ये कह सकते हैं बेटा डाइएजोटाइजेशन रिएक्शन जो होगी ना, जो बेंजीन डाइजीनियम क्लोराइड बन गया, उसका मैकेनिज्म लिख के दिखा दो कैसे बना होगा, क्योंकि आप पढ़ चुके हो भाई, छोटी क्लासेस में आया था ये, आपको पता होना चाहिए, बताओ। मीन्स छोटी छोटी चीजों के लिए हमें अपना जो पीछे का काम है वो थोड़ा थोड़ा हमें पता होना चाहिए, इसलिए पीछे के भी जो अपने नोट्स हैं, जो देखो कनेक्शन वाले बता रहा हूं, जो कनेक्टेड है वो हमें पढ़ लेने चाहिए, ठीक है ना, ताकि टीचर की हर चीज का जवाब हम दे पाए। टीचर तो जब ही कर देंगे क्यों कैसे ऐसा क्यों हुआ, तो इसलिए हम आपको साथ के साथ बताते जा रहे हैं कि मान लीजिए मैं टीचर हूं, मैं क्या कह सकता हूँ क्या पता वो ना भी कहे,
लेकिन हम पॉसिबिलिटी बता रहे हैं क्या क्या। आप घर पे भी बैठे हैं तो अपने आप से क्वेश्चन पूछा करें, क्यों, ऐसा क्यों, तो आपके दिमाग में जवाब आ जाएगा। फिर उसके बाद हमने इनको आपस में मिलाया, और मिलाने के बाद बोलो क्या बन गई, ब्राइट कलर की अगर डाई बन जाए तो कौन, प्राइमरी एरोमेटिक एमीन इज प्रेजेंट, अदरवाइज अब्सेंट। पता चल गया बेटा। तो इस टाइप से आप इन कंपाउंडों को करते हैं। दूसरा, कोई कंपाउंड जब हम करते हैं तो देखो कैसे, अगर आपने पहली टेस्ट ट्यूब ली, अब थोड़ा अलग बता रहे हैं, ऊपर वाला टेस्ट तो हो चुका है, कुछ एक्स्ट्रा चीजें। मान लीजिए आपने पहली टेस्ट ट्यूब ली थी, उसमें कंपाउंड था, डाइल्यूट HCl डाला आपने, डालते ही साथ अगर फास्ट एफरवेसेंसेस आ जाए, फास्ट, तो बोलो कौन है, प्राइमरी एलिफेटिक एमीन है। कुछ ऑयल सेपरेट हो जाए, कुछ ऑयल सा बन जाए, जैसे ऑयल होता है ना सिरसम का तेल, तेल आपने देखा पानी के अंदर तेल कभी घुल जाएगा नहीं, तो ऐसे यानी आपको दिखेगा हाँ तेल सा बन गया, तेल टाइप का कंपाउंड बन गया, ऑयल टाइप का कंपाउंड अगर सेपरेट हो जाए तो बोलो कौन है, सेकेंडरी एलिफेटिक कंपाउंड है। अगर कुछ सॉलिड बन जाए कंपाउंड, कुछ सॉलिड बनता हुआ दिख जाए तो बोलो कौन है, टर्शियरी एलिफेटिक कंपाउंड है। देखो, आप पहली टेस्ट ट्यूब तो लेंगे ही ना, कंपाउंड तो आप लेंगे ही जरूर, और उसमें आप डाइल्यूट HCl भी डालेंगे। डालते ही साथ आप ये ऑब्जर्वेशन भी ध्यान में रखेंगे कि क्या एकदम फास्ट रिएक्शन तो नहीं होगी, क्या हो गया, कोई ऑयल तो सेपरेट आउट नहीं हो गया, कोई सॉलिड कंपाउंड तो नहीं बन गया। अगर ऐसा कुछ दिखाई दे तो ये ऑब्जर्वेशन एलिफेटिक कब कहोगे, पहले टेस्ट कर चुके हैं। पहले टेस्ट हमने क्या किया था, एरोमेटिसिटी का, कि जब हमने बर्न किया कंपाउंड को तो सूटी फ्लेम आई या नहीं आई, वहां से पहले पता चल चुका है हमें कि एरोमेटिक है या नहीं। मतलब ये दो चीजें अपने आप पहले क्लियर हो चुकी हैं आपकी, एरोमेटिसिटी का पहले पता लगा चुके हैं। तो यहाँ की कंफर्मेशन में आपको मिक्सिंग अप नहीं होना पड़ेगा बिल्कुल, क्योंकि वो पहले काम हो चुका है, लेकिन हम बता रहे हैं इस टाइप से। ठीक हो गया। और देखो, अगर प्राइमरी एरोमेटिक एमीन और एनिलाइड कैन नेवर बी गिवन इन द सेम मिक्सचर, बोलो ऐसा क्यों, टीचर पूछ लेते, बोलो क्यों, बताओ बेटा ऐसा क्यों। क्या लिख रखा है नीचे नोट की फॉर्म में, बताओ क्या लिखा है, कि प्राइमरी एरोमेटिक एमीन और एनिलाइड आपको कभी भी, हमने बताया ना जो मिक्सचर हम आपको देंगे दो कंपाउंड मिला के देंगे, तो आपके प्राइमरी एरोमेटिक एमीन और एनिलाइड आपको कभी भी इकट्ठे नहीं दिए जाएंगे, क्योंकि आप पहचान नहीं कर सकते। आप एक सीधा जवाब दे देना कि सर अगर मिला देंगे ना तो हम बता नहीं पाएंगे कि दोनों हैं। फिर टीचर आपको कहेगा बेटा ये बात तो आपने कॉमन सी बात बता दी कि भाई उन दो चीजों को मिला के हम आपको नहीं दे सकते जिनको फिर आप पहचान ना कर सकें। एक कॉमन सा जवाब हो गया। ये आपने बहुत अच्छा किया, टीचर कहेगा आपने बहुत अच्छा किया, कम से कम आप सेंसिबल हो, आप इतना जवाब सोच समझ के दे पाए। फिर टीचर ने फिर कहा, चलो वो बात मान ली, लेकिन फिर भी क्यों, फिर आप कहेंगे कि सर देखो बात कुछ ऐसी है। फिर टीचर ने कहा बेटा कैसी है, तो आपने कहा कि सर देखो, टीचर ने कहा बेटा अपनी ये कॉपी उठा लो, इसमें लिख के दिखाओ समझाओ। फिर आपने कहा कि सर देखो ये बेंजीन रिंग हम आपके सामने मान लीजिए बना देते हैं, और उसके ऊपर सर अगर हम ये NH ग्रुप लगा दें, NH2, और NH2 ग्रुप का H हटा के अगर मैं यहाँ पे सर अगर COCH3 ग्रुप लगा दूं या COR लगा दूं। फिर सर ने कहा कि बेटा R का मतलब, सर ये R है ना, CH3 भी हो सकता है, C2H5 भी हो सकता है, बेंजीन रिंग भी हो सकता है, इट में भी एनीथिंग। तो ये जो ग्रुप बन गया ना सर, ये अब एनिलाइड ग्रुप बन गया। कौन सा ग्रुप बन गया, एनिलाइड ग्रुप है ये। अगर सर हम देखो पानी तो सर डाल ही रहे हैं, थोड़ा आपने सर एसिड भी डलवा दिया ऊपर डाइल्यूट HCl, तो सर इसकी हाइड्रोलाइसिस हो जाएगी ना, हाइड्रोलाइसिस हो जाएगी तो सर क्या होगा, सर ने पूछा। उन्होंने कहा सर यहाँ पे स्लाइट पॉजिटिव चार्ज है कार्बन के ऊपर, तो यहाँ पे स्लाइट नेगेटिव चार्ज होगा इधर, है ना। तो जिसकी वजह से हाइड्रोलाइसिस मतलब जो पानी ऐड कर दिया तो नेगेटिव की तरफ यहाँ पे पॉजिटिव आ गया, और इधर बेटा कौन आ गया, OH नेगेटिव। आप ऐसा कहेंगे कि सर ऐसा हो गया। फिर कहा कि सर ये RCOH कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया, प्लस सर ये तो NH2 एनिलीन बन गया ना सर। अगर आपने एनिलीन भी दे दिया मुझे, एनिलीन तो था ही, और एनिलीन के लिए मेरे को ये काम करना पड़ेगा, ये वाला डाई टेस्ट, और HCl डाला, हाइड्रोलाइसिस हो गई, वो भी एनिलीन में कन्वर्ट हो गया। तो अब बताओ हम क्या करें। तो इसलिए हम इन दोनों का मिक्सचर आपको नहीं देंगे। तो हम कभी भी आपको एनिलीन और एनिलाइड का मिक्सचर नहीं देंगे, बिकॉज द एनिलाइड इटसेल्फ ऑन हाइड्रोलाइसिस कन्वर्टेड इनटू द एनिलीन। और एनिलाइड का पता लगाने के लिए भी डाई टेस्ट किया जाता है। बताओ एनिलीन प्राइमरी एरोमेटिक एमीन का पता लगाने के लिए कौन सा टेस्ट करते हो आप, डाई टेस्ट, जो भी बताया गया था आपको दिखा। एनिलाइड का पता लगाने के लिए क्या करते हैं, डाई टेस्ट। बट आफ्टर द हाइड्रोलाइसिस, एनिलाइड है तो एनिलाइड की पहले हाइड्रोलाइसिस हो जाती है, हाइड्रोलाइसिस होकर वो किस में कन्वर्ट हो जाता है बोलो, दोबारा एनिलीन में।
फिर हम आगे का ये टेस्ट करते हैं सारा का सारा। तो इसलिए इन दोनों का मिक्सचर आपको कभी भी नहीं दिया जाएगा। तो ऐसे आप जवाब देंगे, दे दोगे ना आप जवाब, एनिलाइड की स्ट्रक्चर बना लेना, फिर ऐसे हाइड्रोलाइसिस करके दिखा देना और बता देना सर बन गया एनिलीन। तो अब एनिलीन में एनिलीन ही आ गया, तो वही सेम टेस्ट। तो आप कह देंगे सर ये दिक्कत थी, अदरवाइज तो कोई दिक्कत नहीं थी सर। ये हो गया। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है टेस्ट फॉर दी एमीन सी। आगे और क्या क्या हो सकता है? और अगला जो टेस्ट है, देखो ये सेम है या अलग है बताओ, बताना शाबाश। ब्रिस्क एफरवेसेंसीज आ गए, यहां तक तो आपको कॉमन दिख रहा होगा, कॉमन दिख रहा है ना। एक टेस्ट ट्यूब ली, डाइल्यूट HCl डाला, सेकंड टेस्ट ट्यूब के अंदर क्या था, NaNO2 प्लस वाटर था, एकदम ब्रिस्क एफरवेसेंसीज आए। आप कहेंगे सर अभी आपने पीछे बताया था कि वो प्राइमरी एलिफेटिक एमीन हो सकता है, तो वही हो सकता है, वही तो बताया गया। उसके बाद देखो, अगर कुछ ऑयल टाइप का कंपाउंड बन जाए तो, ये जो ऊपर डाला उसमें, तो कौन बताया था अभी, सेकेंडरी एलिफेटिक एमीन हो सकता है। तीसरा क्या था, कोई सॉलिड कंपाउंड बन जाए तो टर्शियरी एलिफेटिक एमीन हो सकते हैं, ऐसा आपको बताया गया था। वो चीज दोबारा लिखी थी, सिर्फ आपको देखने के लिए कि आप दोबारा बता पाते हैं। अगला टेस्ट आ गया हिंसबर्ग टेस्ट। हिंसबर्ग टेस्ट क्या पता लगाता है बोलो, प्राइमरी एमीन है, सेकेंडरी एमीन है, या टर्शियरी एमीन है। इनका पता लगाने के लिए हिंसबर्ग टेस्ट होता है। बोलो कौन सा होता है बेटा, बोलो क्या क्या करते हैं आप इसमें। पहली टेस्ट ट्यूब ली, उसमें कंपाउंड डाला, डाइल्यूट HCl डाल दिया, सेकंड टेस्ट ट्यूब में NaNO2 डाल दिया। ये ठीक है या गलत है बताना। उसके बाद हमने सारी की सारी टेस्ट ट्यूब को आइस कोल्ड वाटर में डाल दिया, फिर इन दोनों को आपस में मिला दिया, ब्रिस्क एफरवेसेंसीज आई। बोलो कौन बन गया, प्राइमरी अमीन बन गया। कुछ ऑयल बन जाए तो सेकेंडरी, और नहीं तो टर्शरी, वही चीज आ गई है। तो चलो एनिलाइड के बारे में बताते हैं। अभी आएगा वो, जानबूझ के आपके सामने वो चीजें लाई जा रही है कि आप सही स्टेबल पोजीशन पे हैं या नहीं है, ऐसी ऐसी कुछ स्लाइड हमें डालनी पड़ती है। चलो ये बताओ, चलो आगे कंपाउंड लिया टेस्ट ट्यूब के अंदर, उसके अंदर थोड़ा सा सल्फ्यूरिक एसिड हमने डाल दिया। क्यों डाला, बताओ क्यों डाला, अभी तो समझाया था। इसलिए डाला ताकि उसकी हाइड्रोलाइसिस हो जाए और कौन बन जाए, एनिलीन बन जाए। और उसके बाद फिर हमें क्या करना है, डू द डाई टेस्ट, जैसे हमने पीछे एक्सप्लेन कर दिया। तो ब्राइट कलर की डाई बन जाएगी। ये नीचे वही चीज यहाँ पे दिखा रखी है, उसको दोबारा दिखाने की जरूरत नहीं। तो बोलो कौन है आपका एनिलाइड ग्रुप, NHCOR बताया था ना, बेंजीन रिंग के ऊपर लगाया था, NH2 था, NH2 का H हटा के COR ग्रुप लगा दिया, तो ये एनिलाइड ग्रुप कहलाता है। बोलो कौन सा ग्रुप हो गया, एनिलाइड। चलो अब मेरे को ये बता दो कि जो हमने यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं किया, हिंसबर्ग टेस्ट क्या होता है, उसमें हिंसबर्ग रिएजेंट लेते हैं। क्या लेते हैं, हिंसबर्ग रिएजेंट लेते हैं। क्या होता है वैसे हिंसबर्ग रिएजेंट, बेंजीन के ऊपर अगर SO2Cl ग्रुप लगा हुआ हो, क्या लगा हुआ हो, SO2Cl, बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड को हम हिंसबर्ग रिएजेंट कहते हैं। और फिर प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अमीन, तीन टेस्ट ट्यूब में आप अलग अलग थ्योरेटिकली जो हम समझाते थे, फिर हम हिंसबर्ग रिएजेंट तीनों में डालते थे। फिर हम देखते थे किसमें वाइट बन गए और किसमें नहीं बने। फिर हम QH डालते थे, फिर देखते थे QH डालने से किसमें व्हाइट बने हुए, व्हाइट 50 डिजोल्व हो गए, किसमें नहीं हुए। तो क्या होता है, जो टर्शरी एमीन है, अगर उसमें हम हिंसबर्ग रिएजेंट डालते हैं, नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन ही नहीं होगी उसके अंदर। टर्शरी अगर हम एमीन ले लें, बोलो कौन सा ले लें हम, टर्शरी एमीन ले लें, ये नाइट्रो से पहले हम आपको बता रहे हैं, हम टर्शरी एमीन ले लें, और टर्शरी एमीन जो लिया हमने, और हुआ क्या उसमें, बताओ क्या हुआ उसके अंदर, कोई भी रिएक्शन हुई नहीं। जिस टेस्ट ट्यूब में कोई रिएक्शन नहीं हुई, तो क्यों नहीं हुई होगी बताना एक बार, बताओ शाबाश, क्यों नहीं हुई होगी। क्योंकि टर्शरी जो एमीन होती है, उस टर्शरी एमीन के अंदर अगर आप देखेंगे एक नाइट्रोजन था, उस नाइट्रोजन के ऊपर सिर्फ लॉन पेयर है, और अगर इसके ऊपर 3 R ग्रुप लगा दें तभी ये टर्शरी एमीन है। तो इसके ऊपर एक भी H नहीं है, यहाँ पे कोई H नहीं है, कम से कम एक H का होना जरूरी है। यहाँ पे एक H का क्या होना जरूरी है, H का। अगर H है,
ये प्राइमरी अमीन हो गया। यहाँ पे दो दो आर ग्रुप लगा दें तो बोलो कौन हो गया, सेकेंडरी अमीन हो गया। और हमने बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड ले लिया, बेंजीन रिंग को हम पीएच से लिख देते हैं, और आगे हमने SO2Cl डाल दिया, देखो बेटा यहाँ पे डाल दिया ना। और रिएक्शन चली तो कैसे चली, नाइट्रोजन के ऊपर एक लोन पेयर आपको दिख रहा है यहाँ पे, और नाइट्रोजन ने अपने अटैक बोलो किसके ऊपर किया, यहाँ पे सल्फर के ऊपर, और बोलो कौन निकलना होता है यहाँ से, Cl। और नाइट्रोजन अपने लोन पेयर क्यों दे, तभी देगा अगर उसको कहीं से मिल जाए, नाइट्रोजन के ऊपर एक H है तो ये लोन पेयर देने से नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, NH है तो इसलिए ये इलेक्ट्रॉन यहां से छीन लेगा। टर्शरी अमीन के अंदर ऐसा कुछ नहीं है, नहीं है ना एक भी H, तो नो रिएक्शन। बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड डाला, हिंसबर्ग रिएजेंट डाला, नो रिएक्शन, टर्शरी अमीन है। अगर डाला रिएक्शन हो गई, प्राइमरी अमीन भी है अगर आपके पास तो भी रिएक्शन होगी, होगी या नहीं होगी बताओ, हो जाएगी। क्यों, क्योंकि इसमें भी देखो दो दो H है, बल्कि उसी टाइप से अटैक हुआ, Cl यहां से निकल गया, दोनों इलेक्ट्रॉन लिए नाइट्रोजन ने, यहां से H पॉजिटिव निकला, यहां से Cl नेगेटिव, HCl निकल गया। और आपकी जो आगे स्ट्रक्चर यहाँ पे बनी, अब बनने के बाद देखो देखो क्या बनी, ये नाइट्रोजन बन गया, और नाइट्रोजन के ऊपर बोलो कौन लग गए, दो दो तो R थे। नाइट्रोजन का नया बॉन्ड बना, किसके साथ बना, इस S के साथ बना, और SO2PH है देखो यहाँ पे, यहाँ पे भी बेटा किसके साथ बना, N है, N के ऊपर दो क्या लगे हुए हैं बेटा, एक तो R और एक बोलो क्या है, एक H है। और नया बॉन्ड किसके साथ बना, सल्फर के साथ बना, तो SO2PH है। यहाँ पे तो कोई रिएक्शन हुई नहीं थी, अब इसमें डाला बेटा आपने QH, यहाँ पे व्हाइट पीपीटी बन गई है, बोलो क्या बन गए, कर्डी व्हाइट पीपीटी, ये पीपीटी बने हुए हैं यहाँ पे भी पीपीटी बन गए, यहाँ पे भी पीपीटी बन गए। अब आपने KH डाला, यहाँ पे बेसिक मीडियम किया, KH डाला, तो अब क्या हुआ, K पॉजिटिव है, OH नेगेटिव है, तो यहां से ये डिजोल्व हो जाएगा क्योंकि H है, यहां से डिजोल्व नहीं होंगे पीपीटी, तो पीपीटी पहले बने और बने रह गए QH डालने के बाद, डिजोल्व ही नहीं हुए, तो सेकेंडरी अमीन है। पहले पीपीटी बने फिर डिजोल्व हो गए, प्राइमरी अमीन है, कुछ हुआ ही नहीं, नो रिएक्शन, तो टर्शरी अमीन है। हिंसबर्ग टेस्ट कहलाता है, एग्जाम में आपके कई बार ये 3 नंबर का क्वेश्चन आता था थ्योरी वाले पेपर में, एक्सप्लेन द हिंसबर्ग मेथड फॉर द डिफरेंशिएशन ऑफ द प्राइमरी सेकेंडरी और द टर्शरी अमीन, ऐसे आपके आ जाता था। तो इस टाइप से आप उस चीज को क्या करते थे बेटा, एक्सप्लेन, पता चल गया ना। तो ऐसे टीचर आपसे पूछ लें तो आप उसका जवाब दे देंगे। खैर अब हम आ गए सीधे आपके नाइट्रोफॉर्म। मान लीजिए बेटा हमारे पास कंपाउंड दे दिया, थोड़ा एल्कोहल डाला, थोड़ा जिंक डस्ट डाला, जिंक का बुरा था, डस्ट का मतलब जिंक का बुरा था, और उसके बाद जिंक का जो लिया आपने, उसके बाद क्या डाला इसमें, थोड़ा सा कैल्शियम, कैल्शियम क्लोराइड वैसे क्यों डालते हैं, कल कैल्शियम सल्फेट भी डाला था, आज कैल्शियम क्लोराइड डाला। फिर वो वाटर बाथ के ऊपर उसको हीट किया और फिर हमने फिल्टर कर दिया, फिल्टर भी कर दिया, है ना। फिर हमने क्या डाला उसके अंदर, टोलेंस रिएजेंट डाला, फिर हीट कर दिया वाटर बाथ के ऊपर, और फिर देखा तो क्या हुआ, बताओ क्या हुआ उसके बाद, सिल्वर मिरर बन गया या ग्रेइश टाइप के पीपीटी बन गए। अगर ऐसा हो जाए तो नाइट्रो ग्रुप इज प्रेजेंट, अदरवाइज अब्सेंट। अब बताओ ऊपर हमने ये कैल्शियम क्लोराइड क्यों डाला, कल भी बताया था, ये एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट भी है, और ये क्या कर लेगा, नमी को सोख लेता है। तो जो भी नमी है उसको सोखने के लिए डाला जाता है, बोलो यहाँ पे क्या, ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट कैल्शियम क्लोराइड। फिर फिल्टर भी कर लिया, फिल्टर कर लिया तो कैल्शियम क्लोराइड तो फिल्टर पेपर के ऊपर आ गया, नीचे हमारे पास सॉल्यूशन आ गया। फिर उसके अंदर हमने फिल्ट्रेट के अंदर क्या डाला, टोलेंस रिएजेंट, और फिर अपना टेस्ट हमने करके देखा है, और फिर आपके ग्रे पीपीटी बन जाने चाहिए। अक्सर सिल्वर मिरर ना बनने की बजाय आप देखेंगे कि ग्रे पीपीटी बन जाते। ग्रे कैसा कलर होता है बताओ, पता है कैसा, ग्रे कलर वैसा होता है जैसे पीछे आपकी अलमीरा रखी, इधर वाली वो तो हरा कलर है इधर, या देखो अब ये देखो, ये आपका बैग दिख रहा है आपका, हाँ बिल्कुल, ये आपके जो बैग दिख रहा है, इस बैग जैसे अगर पीपीटी बन जाए तो कैसे पीपीटी बन गए वो, ग्रेइश कलर के। या इधर भी काले और ग्रेइश का बीच का देखो, इधर वाला पोर्शन इस लड़की के बैग का, इधर जो दिख रहा है, जो मेरे को दिख रहा है मेरी साइड से, हाँ ये जो दिख रहा है ग्रेइश कलर, ठीक है। तो नाइट्रो ग्रुप इज प्रेजेंट। नेक्स्ट आ जाते हैं थायोएमाइड। थायोएमाइड कौन होता है, थायो का मतलब सल्फर भी है, एमाइड का मतलब एमाइड तो है ही है। तो एमाइड कैसा ग्रुप होता था, CuNH2। CuNH2 में अगर CO, O हट जाए और S लग जाए
तो बोलो कौन बन जाएगा, थायोमाइड ग्रुप बन जाता है। तो वो हमने लिया, तो अब उसका पता कैसे करें। देखो आपने कंपाउंड लिया, NH डाल दिया, थोड़ा सा हीट कर दिया, बोलो किसकी चीज की स्मेल दिखाई दी, अमोनिया की। अमोनिया की स्मेल दिखाई दे तो बोलो कैसे डिटेक्ट करते हैं, बताओ शाबाश। अमोनिया की स्मेल आए तो उसको डिटेक्ट कैसे करें फर्दर और अच्छे से। हाँ, ग्लास रोड लेंगे, किसमें डिप करेंगे, HCl में, और डेंस व्हाइट फ्यूज बन जाए तो इट मीन्स अमोनिया की, अमोनिया के ही वेपर थे, ऐसा हम पता लगा लेते हैं। तो स्मेल हो अमोनिया की विद द डिपोजिशन ऑफ द सल्फर ऑन द टेस्ट ट्यूब। टेस्ट ट्यूब की वॉल के ऊपर सल्फर, सल्फर कैसे कलर का होता है, येलोइश कलर। कैसा होता है, येलो। आप इनऑर्गेनिक डिटेक्शन जब करते थे ना, इनऑर्गेनिक एनालिसिस, तो हम कई बार ये कहते थे कि बेटा ये बताओ कि सल्फाइड रेडिकल इज प्रेजेंट, सल्फाइड। तो हम क्या करते थे, कंपाउंड लेते थे, उसमें सल्फ्यूरिक एसिड जब डाइल्यूट हम डालते थे ना, तो देखते थे पटाखों जैसी स्मेल आ रही है, बर्निंग वैसे, तीखी स्मेल, इरिटेटिंग स्मेल, तो इट मीन्स सल्फाइड इज प्रेजेंट। लेकिन ये देखा जब डाला तो उसके साथ साथ टेस्ट ट्यूब की बॉटम के ऊपर कुछ येलो कंपाउंड भी जम गया, येलो। तो फिर कौन था, फिर हम कहते थे कि कौन प्रेजेंट है, थायोसल्फेट ग्रुप इज प्रेजेंट, H2O3 2 नेगेटिव इज प्रेजेंट। तो ये बात जो मैंने आपको बताई कि येलोइशनेस के साथ कंपैरिजन करने के लिए बताइए कि ये काम आप पहले भी कभी कर चुके थे, क्लियर होगी ना बात। तो अब यहाँ पे आपके जो डिपोजिशन ऑफ द सल्फर ऑन द टेस्ट ट्यूब आ जाए तो बोलो कौन प्रेजेंट है, थायोएमाइड, थायोएमाइड इज प्रेजेंट, बोलो कौन, थायोएमाइड। अब हमारे लास्ट के अंदर बच जाते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, लास्ट में आ जाते हैं। कार्बोहाइड्रेट का कैसे पता करें, मोलिश टेस्ट होता है इसके लिए। कौन सा टेस्ट होता है, तो टीचर आपसे पूछेगा कि बेटा ये बताओ कार्बोहाइड्रेट का पता लगाने के लिए आप कौन सा टेस्ट करेंगे, तो आप क्या कहेंगे, मोलिश टेस्ट। फिर मोलिश टेस्ट में वो कहेंगे बेटा और चीजें बाद में बताना, क्या क्या आप ऐड करेंगे, ये बताओ इसमें आपको दिखेगा क्या। तो अब ये कहेंगे सर इसके अंदर हमें ना एक वायलेट रिंग बनता हुआ दिखाई देगा, एट द जंक्शन ऑफ द टू लेयर वायलेट रिंग हमें बनता हुआ दिखाई देगा। फिर हम आपसे पूछेंगे आपको कैसे पता चला कि वायलेट रिंग बनेगा, आप कहेंगे सर जब हम, अभी तो हम MSc में है, जब हम फाइनल ईयर में थे ना, हमारे एक टॉपिक आता था, चैप्टर आता था कार्बोहाइड्रेट्स। जब हम वो चैप्टर हमने पढ़ा ना, तो उसके दौरान भी हम ये पहले ही सीख चुके होते हैं कि कैसे कार्बोहाइड्रेट की डिटेक्शन की जाती है। फिर उसके बाद अब बात आ जाती है कि अब टीचर कहते हैं कि बेटा आप उसको करोगे कैसे। तो फिर आप बताते हैं कि हम कोई कंपाउंड लेंगे और उसके अंदर कंपाउंड क्योंकि पानी के अंदर घुल जाएगा, अगर पॉलीसेक्राइड है तो नहीं घुलेंगे, मोनोसेक्राइड है तो घुल जाएंगे। तो आपने मान लीजिए मोनोसेक्राइड है, आपने उसको पानी के अंदर डाला और वो आपका डिजोल्व हो गया, फिर उसमें क्या डालोगे, उसके अंदर आप डालेंगे अल्फा नेप्थोल। पहले आपने पीछे क्या देखा था एक टेस्ट में, बीटा नेप्थोल, अब क्या लिया हमने, अल्फा नेप्थोल। अल्फा नेप्थोल आपने ले लिया, और अल्फा नेप्थोल के अंदर पहले ही हम एल्कोहल इथेनॉल डाल के रख लेते हैं टेस्ट ट्यूब के अंदर, फिर वो इसके अंदर हम डालते हैं। और फिर उसके बाद क्या हुआ, जो टेस्ट ट्यूब लेके उसकी बिल्कुल वोल एक एक बूंद डालेंगे, ऐसे स्लिप होके आएगा सल्फ्यूरिक एसिड ऐसे, और वहां तक पहुंचेगा, और फिर जाके एकदम चेयरिंग स्टार्ट हो जाएगी, रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगी, एकदम फास्ट रिएक्शन आपको दिखाई देगी। और जैसे ही डाला तो फिर आपको क्या दिखाई देगा, एट द जंक्शन ऑफ द टू लेयर, बोलो क्या बना हुआ है, वायलेट रिंग बना हुआ, बोलो कौन बना हुआ है, वायलेट रिंग, पर्पल रिंग। कई बार क्या होता है कि पर्पल रिंग हमें पहचान में नहीं आता कि बन गया कि नहीं बन गया, बोलो क्या करोगे। पीछे मैंने एक टेस्ट में बताया था, डाई टेस्ट में, क्या करो, कैसे करके देखो, कहाँ डाल दो, बोलो कहाँ डालोगे, सिंक के अंदर जाएं, और वहां पे आप सिंक के अंदर तो डाल देंगे, उसको डालते ही साथ सब कुछ, जामुन तो सभी ने खा रखी है, जामुन टंग हो जाती है, बिल्कुल पर्पल कलर की, बिल्कुल वैसा पर्पल कलर आपको दिखेगा, बोलो कहाँ पे, सिंक के अंदर बिल्कुल पर्पल कलर हो जाएगा। सिंक के अंदर बोलो कैसा कलर हो जाएगा, पर्पल कलर। अगर वो पर्पल कलर है तो बिल्कुल ठीक आपके कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है। अगर वो पर्पल कलर नहीं था तो आपका टेस्ट के अंदर जो भी आपने किया, जो रिंग सा दिख रहा पर्पल तो है नहीं, इट मीन्स वो कार्बोहाइड्रेट नहीं है, पर्पल कलर ही आना चाहिए, ये आप ध्यान रखेंगे बेटा। ये चीज हमें भी दिक्कत आती थी, तो ये मेरे को जब मैं MSc में था ना, तो हमारे सर ने बताया था भाई क्यों परेशान हो रहे हो, लो मैं बताता हूँ कैसे, देखो पर्पल कलर का पता नहीं चल पा रहा, हमारे हाथ से टेस्ट ट्यूब ली और सिंक के अंदर ऐसे डाल दी, फिर बोले देखो दिख रहा है ना पर्पल कलर, बोले हाँ सर बिल्कुल दिख रहा है अच्छे से, बोले बस ऐसे देख लो बड़ी आराम से, ऐसे परेशान होने की क्या जरूरत है, कि आपको मान लो नहीं दिख पा रहा, कोई बात नहीं आप ऐसे देख लो। तो कुछ चीजें क्या होती हैं कि जो एक्सपीरियंस होता, हमारे उन सर का एक्सपीरियंस था, वो डेली करते थे कि ये परेशानी आती थी काम करते वक्त।
तो वो हमें समझा देते थे कि बेटा ऐसे कर लो। तो वही जो उन्होंने हमें सिखाया हम आपको बता रहे हैं कि कैसे दिक्कत आए तो आप उस अपनी दिक्कत को दूर कर सकते हैं। दिख रहा है ना बेटा कैसे कैसे करना है, आप देखते जाना आप सारी चीजें। देखो अब देखना ध्यान से, ये दिखा है यहाँ पे, देखो पर्पल कलर दिख गया ना ये, थोड़ा सा कंपाउंड लेके कर रखे है बिल्कुल मामूली सा। आप भी ज्यादा कंपाउंड लेने की आवश्यकता नहीं है। दिख गया ये, देखो पर्पल कलर, देखो ये ध्यान से देखो, नीचे तो ग्रीनिश सा है, ये पर्पल जो, देखो ये रिंग जो बना है ना थोड़ा फैल गया, थोड़ा ब्रॉड हो गया इसका एरिया, ये पर्पल कलर है। अब देखो इसका पता नहीं चल पाया तो देखो क्या करें, बताओ क्या करोगे, क्या करने वाले हो आप, बताओ आप क्या करने वाले हो। अब सिंक के अंदर डाल के देखेंगे, दिखा के नहीं दिखा पर्पल कलर, ठीक है ना, तो ऐसे हम पता कर लेते हैं कि वो पर्पल कलर ही था। क्लियर हो गई बातें। तो ऐसे ये जो काम आपको दिख रहे हैं ना यहाँ पे करके जो दिखा रखे हैं, कहीं और के नहीं है, यहीं के हैं, यहीं के किए हुए हैं। कौन कर रहा है, ये हमारे जो यहाँ पे अपने अब जेएलए बन चुके हैं, पहले जो एलए थे अपने मुकेश यहाँ पे, उससे मैंने ये काम करवाया था, मैं ये कर रहा था, मैंने एक पूरी इसकी रिकॉर्डिंग की थी और मैं उससे बता रहा था, उसको बता रहा था अब आप ये डालो, अब ये करो, अब आप ऐसे कर लो। और ये काम कब का करवाया हुआ है पता है आपको? सन 2009। ये आज का नहीं है, ये जो आज आपके सामने आपको ये रिकॉर्डिंग दिखाई दी यहाँ पे, आज की नहीं है, ये 2009। अब क्या है, 25, अब से 16 साल पहले की रिकॉर्डिंग है। पता चल गया, आ गया ना बेटा, यहां तक समझ में आ गई होगी बात। चलो खैर, तो कार्बोहाइड्रेट आपके क्या हो जाएंगे बेटा, प्रेजेंट। उसके बाद रिड्यूसिंग शुगर है या नॉन रिड्यूसिंग, अभी पीछे आपने सीख ही लिया, कैसे पता किया था बोलो, कौन सा टेस्ट करेंगे, फेलिंग सॉल्यूशन टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट आप करते हैं। और अगर आपके रेड पीपीटी अगर आ जाते हैं, अभी सीखा था आपने वाटर बाथ के ऊपर करने से, तो रिड्यूसिंग शुगर आर प्रेजेंट। कार्बोहाइड्रेट वाली यूनिट आप पूरी पढ़ चुके हैं कि रिड्यूसिंग शुगर कौन होते हैं, विच कैन रिएक्ट विद द टॉलेंस रिएजेंट और द फेलिंग सॉल्यूशन, तो आपके रिड्यूसिंग शुगर, अदरवाइज नॉन रिड्यूसिंग शुगर। तो अगर ये रेड पीपीटी बन गए मतलब आपके रिड्यूसिंग शुगर, रिड्यूसिंग शुगर कौन होते हैं, आपके ऑल मोनोसेक्राइड्स, जितने मोनोसेक्राइड होते हैं वो क्या होते हैं, रिड्यूसिंग शुगर। और डाइसेक्राइड एक्सेप्ट बोलो कौन, सुक्रोस, और वो रिड्यूसिंग शुगर नहीं होता। क्यों नहीं होता, उसकी रीजनिंग आपको समझा रखी है, उसकी रिकॉर्डिंग भी आपके पास है, पहले से कार्बोहाइड्रेट वाला चैप्टर आप पढ़ लेना पीछे का, उसके अंदर पूरा स्ट्रक्चर के द्वारा समझा रखा है कि क्यों वो रिड्यूसिंग होता है, कौन दूसरा नॉन रिड्यूसिंग होता है। तो वो आप कार्बोहाइड्रेट में जाके कंप्लीट डिटेल वहां पे सीख सकते हैं। अगर कोई रेड पीपीटी ना आए तो बोलो कौन है, नॉन रिड्यूसिंग शुगर बोलो कौन होंगे, जैसे सुक्रोज हो गया या पॉलीसेक्राइड्स दूसरे हो सकते हैं। आगे बेटा बात समझ में। फिर मोनोसेक्राइड के सिंपल से टेस्ट होते हैं, कंपाउंड लिया, वाटर डाला, क्योंकि डिसॉल्व हो ही जाएगा वाटर के अंदर, उसमें बारफोर्ड रिएजेंट डाल देते, बना हुआ आपको दिख जाएगा, हीट कर दे वाटर बाथ के ऊपर, फिर थोड़ा एसिड ऐड कर दे अलोंग द साइड ऑफ द टेस्ट ट्यूब, आराम आराम से डालना होता है, रेड पीपीटी बन जाए तो बोलो कौन, ग्लूकोज और द बोलो कौन, फ्रक्टोज। कौन प्रेजेंट है, ग्लूकोज और द फ्रक्टोज, ग्लैक्टोज, ये प्रेजेंट है। टेस्ट किसके लिए था ये, मोनोसेक्राइड होते हैं, ग्लूकोज कौन है, मोनोसेक्राइड, ग्लूकोज के बाद फ्रक्टोज कौन है, मोनोसेक्राइड, गैलेक्टोज कौन है, मोनोसेक्राइड, लैक्टोज कौन है, मोनोसेक्राइड, या डाइसेक्राइड है लैक्टोज, डाइसेक्राइड है, जो दो चीजों से मिलके बनता है, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज, जिसे मिल्क शुगर भी कहते हैं। सुक्रोज कौन है, डाइसेक्राइड, जो कैसे बनता है, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज, इन दोनों से। एक होता है बोलो कौन, माल्टोज, जो ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज के मिलने से बनता है, वो आपके डाइसेक्राइड होते हैं। क्लियर हो गया ना बेटा यहां तक। अगर रेड और ब्राउन पीपीटी बन जाए, कब, 5-7 मिनट के बाद, एकदम बन जाए या 5-7 मिनट के बाद, एकदम बन जाए तो ये ग्लूकोज फ्रक्टोज ये प्रेजेंट है, अगर 5-7 मिनट के बाद बनते हैं तो माल्टोज, लैक्टोज, सुक्रोज में बी प्रेजेंट, तो ये प्रेजेंट हो सकते हैं। तो आज के लिए बेटा इतना ही जो आपको बता दिया गया। यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट, कोई बात पूछनी हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, सारी बातें अपने नोट डाउन कर लेना कॉपी के अंदर अच्छे से, ठीक है, वो आपको याद रखनी है, समझनी भी है और याद भी करनी है।
कोई डाउट बेटा यहां तक? कोई डाउट नहीं है? ठीक है बेटा। ओके, थैंक यू। पूछना हो तो बेटा आप पूछ सकते हो। पूछना है कुछ? सारा याद होगा आपको पीछे का, है ना? पुराना काम था सारा का सारा। क्योंकि आपने एमएससी केमिस्ट्री में लिया है तो उसका मतलब यही है कि आपका केमिस्ट्री के प्रति एक जुनून है आपके अंदर, कि आपको केमिस्ट्री में कुछ करना है। अदरवाइज तो एमएससी केमिस्ट्री में और तो कोई आएगा नहीं। जिसको जाना ही केमिस्ट्री की फील्ड में है वही आएगा, अदरवाइज तो कोई आएगा नहीं। ठीक बात है या गलत बात है? ठीक बात है ना? ठीक है। अपने और भी फ्रेंड्स को बोल देना। अदरवाइज आपने अपनी अटेंडेंस, आप देख रहे हो ना डेली आपकी ऑनलाइन ली जाती है, वो बदल नहीं सकती है, वो तो वही रहेगी। ठीक है बेटा, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने इतना धैर्य रखा। धैर्य रखना बहुत जरूरी होता है और वो आपने रखा।